हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चों? आप सब लोग मौज बहार? तो बच्चों, आज अगेन बेटा हम नेक्स्ट क्लास शुरू करने वाले हैं कंपनीज एक्ट चैप्टर की, जो हमारा चल रहा है। और 7 क्लासेस हमारी कंटिन्यू हो गई है और 7 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो गई और आज 8th क्लास हम शुरू करने वाले हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है, सर ये चैप्टर कब खत्म होगा? तो बेटा चैप्टर काफी लेंदी है और प्रोविजंस आपको देख ही रहे हैं, आप कैसे समझ रहे हैं। हम एक एक करके डिटेल में प्रोविजन को पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, इंटरप्रिटेट कर रहे हैं अच्छे से। पढ़ने का मजा तभी है जब बेटा सारे इफ एंड बट समझ आए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। और लास्ट क्लास में हमने प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। तो आज जो बेटा पार्ट शुरू करने वाले हैं वो पार्ट है टाइप ऑफ मीटिंग्स। अब इस चैप्टर में दूसरा पार्ट शुरू हो गया, मीटिंग्स का पार्ट शुरू हो गया। मीटिंग्स कितने तरह की होती है? दो तरह की मीटिंग होती है बेटा, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स और एक मेंबर्स की मीटिंग, जिनको शेयर होल्डर्स की मीटिंग कहा जाता है। और आज की क्लास में हम जो मीटिंग्स कंप्लीट कर लेंगे वो मेंबर्स मीटिंग होगी। वैसे तो आपको बता दूं, जब आप आगे के लेवल पर जाएंगे तो बेटा ये मीटिंग्स का चैप्टर तो इतना बड़ा है, 10 से 12 क्लास का चैप्टर है ये, मेंबर्स की मीटिंग, शेयर होल्डर की मीटिंग्स। बट आपके कोर्स करिकुलम में जितना गिवन है हम उतना ही पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमारा मीटिंग्स का टॉपिक, शेयर होल्डर मीटिंग्स का टॉपिक, जो मेंबर्स मीटिंग का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और बोर्ड मीटिंग का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो आज शुरू करते हैं, मीटिंग्स क्या होती है। तो बेटा मीटिंग्स जो होती है, मीटिंग्स, मीटिंग क्या होती है? मीटिंग मतलब जहां पर कुछ लोग गैदर होते हैं, इकट्ठा होते हैं फॉर ट्रांजेक्टिंग ए बिजनेस। अच्छा, कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन, और कंपनी में दो तरह के लोग हैं। एक तो कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं और एक कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं। हमने फीचर्स में पढ़ा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास मैनेजमेंट होता है और शेयर होल्डर लोगों के पास कंपनी की ऑनरशिप होती है। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोगों की मीटिंग होती है बेटा, इस मीटिंग को बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। क्या बोलते हैं इसको? बोर्ड मीटिंग। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग इज कॉल्ड बोर्ड मीटिंग, है जिसको शॉर्ट में आप बीएम भी बोल सकते हो। ठीक है जी। और इसके अलावा जो शेयर होल्डर की मीटिंग होती है, इस मीटिंग को कहते हैं जनरल मीटिंग। क्या बोलते हैं इसको? जनरल मीटिंग। और जनरल मीटिंग को आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हो? जीएम। तो बेटा अभी तक हमने ये पढ़ा, मीटिंग दो तरह की होती है, एक बोर्ड मीटिंग, एक शेयर होल्डर मीटिंग। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क तो आता है मीटिंग करवाई क्यों जाती है। तो बेटा कंपनी का आर्टिफिशियल एंटिटी और कंपनी के ऊपर गवर्निंग लॉ बना हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013, जिसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ही रहकर कंपनी काम करती है। जो भी कंपनी काम करेगी और जो भी प्रोविजन कंपनीज एक्ट में दिए उसी के अकॉर्डिंगली काम करेगी कंपनी, उसके बाहर जाकर तो कोई काम कर ही नहीं सकती। जो भी पावर्स एक्ट में दी गई है, जो भी प्रोविजंस एक्ट में बताए गए, उन सबको ध्यान में रखकर कंपनी काम करती है। अब कंपनी जो आर्टिफिशियल एंटिटी है उसमें जो पावर्स बेटा मैनेजमेंट की है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है। इन जनरल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, अपनी बोर्ड मीटिंग करवाते हैं और एक रेजोल्यूशन, बोल रहा हूँ बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन मतलब मीटिंग करवाते हैं और एक रेजोल्यूशन पास करते हैं। सारे डायरेक्टर मिलकर उसमें रेजोल्यूशन पास करते हैं। और रेजोल्यूशन का मतलब जब कंसेंट देते हैं। और कंसेंट रेजोल्यूशन कब पास माना जाता है? जब जितने भी टोटल डायरेक्टर प्रेजेंट हो उसका मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर फेवर में वोट डाल दें। अगर मान लीजिए टोटल एग्जाम्पल 10, टोटल डायरेक्टर 10 है, सो अगर 6 डायरेक्टर वोट फेवर में डाल देते हैं तो माना जाता है कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दिया गया। मेरा यहाँ पर कंसर्न ये नहीं है कि रेजोल्यूशन आपको बताना है, मेरा यह कंसर्न ये है कि मीटिंग दो तरह की होती है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, एक शेयर होल्डर की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में अपने कुछ रेजोल्यूशन पास करते हैं, बट कुछ पावर आज भी कंपनीज एक्ट में ऐसी है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नहीं है, जो शेयर होल्डर के लिए रिजर्व कर दी गई है। वैसे इन जनरल जो भी कंपनी काम करेगी विद द परमिशन ऑफ बोर्ड करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है। बट कुछ काम ऐसे, कुछ एक्ट ऐसे हैं जिनके लिए पावर रिजर्व कर दी है शेयर होल्डर के पास, कि कंपनी को यह काम करने से पहले शेयर होल्डर परमिशन रिक्वायर्ड होगी, शेयर होल्डर अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी। तो उस केस में हम फिर शेयर होल्डर की मीटिंग करवाते हैं, उस मीटिंग को बोलते हैं जनरल मीटिंग। इतनी बात आगे समझ। तो दो तरह की मीटिंग कौन सी हुई, एक बोर्ड मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, एक शेयर होल्डर मीटिंग जिसको बोलते हैं शेयर होल्डर की मीटिंग, जिसको बोलते हैं जनरल मीटिंग। आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि जो जनरल मीटिंग है, ये तीन तरह की बेटा आगे आपको मिलेगी। जनरल मीटिंग आपको तीन तरह की आगे मिलेगी। आज हम एक जनरल मीटिंग पढ़ेंगे जिसका नाम है एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, जिसको शॉर्ट में बेटा आप एजीएम बोल सकते हो,
एनुअल का मतलब क्या होता है? ईयरली, नाम से समझ आ रहा है, एक ऐसी जनरल मीटिंग जो ईयरली होती होगी। और एक मीटिंग होती है इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ये भी जनरल मीटिंग है, बट यहां पर लिखा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो अभी हम पढ़ेंगे जब ऑर्डिनरी मैटर्स के लिए मीटिंग करवाई जाती है तो वो मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग होती है। और जब ऑर्डिनरी मैटर के अलावा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर करना होता है तो हम ईजीएम करवाते हैं। अभी इस पर डिटेल्ड में आऊंगा। और एक मीटिंग होती है क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग के ऊपर भी सारे के सारे जनरल मीटिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। जब एक पर्टिकुलर क्लास के लोग मिलकर मीटिंग करते हैं उस मीटिंग को क्या बोलते हैं? क्लास मीटिंग। सो पहले तो हमने ये समझा कि शेयर होल्डर की मीटिंग को क्या बोलते हैं? जनरल मीटिंग। अच्छा, मीटिंग क्यों करवाई जाती है? मीटिंग एक पर्टिकुलर लॉफुल बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए। मीटिंग का ऑब्जेक्ट क्या है? ट्रांजैक्टिंग एनी लॉफुल बिजनेस। हम मीटिंग करवा रहे हैं बिकॉज कोई भी लॉफुल बिजनेस है जो हमें ट्रांजैक्ट करना है, जो हमें डिसीजन लेना है जिसका, इसके लिए हम मीटिंग करवाते हैं। और शेयर होल्डर की जो मीटिंग करवाते हैं उसको जनरल मीटिंग कहते हैं। वो तीन तरह की, एक एनुअल जनरल मीटिंग और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और एक क्लास मीटिंग। तो हम तीन मीटिंग्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं और यही हमारा आज का क्या है, पूरी जो क्लास चलने वाली है। शेयर होल्डर मीटिंग के हमारी शेयर होल्डर मीटिंग के मीटिंग्स के बारे में आज क्लास है, जिसमें एक एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे, देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में पढ़ेंगे, देन क्लास मीटिंग के बारे में कुछ दिया नहीं, बस क्लास मीटिंग में इतना बोला है कि सारे प्रोविजन जो जनरल मीटिंग के होते हैं वो क्लास मीटिंग के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। और क्लास मीटिंग इज ए मीटिंग ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास, जहां पर एक पर्टिकुलर क्लास के लोग आते हैं। जहां पर एक पर्टिकुलर क्लास के लोग आते हैं, सिर्फ उसके अलावा कोई और नहीं आता, उसको बोलते हैं क्लास मीटिंग। सो ये हमारा आज का क्या है, गिवन टॉपिक है जिसको हम करने वाले हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग को पिक करेंगे, जिसको बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। तो देखो टाइप्स ऑफ मीटिंग कितनी है, दो तरह की, एक मेंबर्स की मीटिंग, एक बोर्ड की मीटिंग। और मेंबर्स की मीटिंग को क्या बोलते हैं? जीएम, जनरल मीटिंग। और बोर्ड की मीटिंग को क्या बोलते हैं? बीएम, बोर्ड मीटिंग। चलो मेंबर्स मीटिंग। एक कंपनी इज कंपोज्ड ऑफ मेंबर्स। कंपनी में बेटा कौन लोग होते हैं? मेंबर्स। एंड दो इट हैज इट्स ओन एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेंबर्स। और हमने पढ़ा था कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी और मेंबर दोनों अलग होते हैं। द मेंबर्स ऑफ ए कंपनी आर द पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग कॉन्स्टिट्यूट द कंपनी। मेंबर एक ऐसे लोग हैं कंपनी में जो जो फॉर द टाइम बीइंग कंपनी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। आप शुरुआत में देखिए, प्राइवेट कंपनी बना ली हो, हमें बनानी हो, हमें मिनिमम 2 और मोर पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं। पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 7 और मोर पर्सन रिक्वायर्ड है। सो मेंबर वो पर्सन है जो कंपनी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एज ए कॉर्पोरेट एंटिटी। हाउएवर ए कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स ओन। अच्छा, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, क्या कंपनी खुद काम कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी के बिहाफ पर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करते हैं, एक्ट करते हैं, जिनके पास कंपनी का मैनेजमेंट होता है। इट देयरफॉर एक्सप्रेस इट्स विल और टेक्स इट्स डिसीजन थ्रू द रेजोल्यूशन पास्ड एट ए वैलिडली हेल्ड मीटिंग्स। अब क्या होता है, चाहे शेयर होल्डर, कुछ पावर शेयर होल्डर के लिए रिजर्व करिए कंपनीज एक्ट में, जो शेयर होल्डर की परमिशन के बाद हो पाएगी, उसके लिए जनरल मीटिंग में कुछ रेजोल्यूशन पास करवाए जाते हैं। और कुछ पावर कंपनीज एक्ट में किसको दी गई है? जो रिजर्व नहीं है, जो आइटम शेयर होल्डर के रिजर्व नहीं है, वो आइटम ऑलवेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके करते हैं। तो दो तरह की बिजनेस आइटम होगी, एक तो वो बिजनेस आइटम जो शेयर होल्डर के लिए रिजर्व है, जिसके लिए शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में आकर रेजोल्यूशन पास करते हैं। और बाकी जितने भी बिजनेस आइटम जो शेयर होल्डर के लिए रिजर्व नहीं है, वो सब किसकी पावर्स है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जो बोर्ड मीटिंग में आकर रेजोल्यूशन पास करते हैं। And primary purpose of the meeting is to ensure that a company gives a reasonable and fair opportunity to those entitled to participate in the meeting and to take a decision as per the prescribed procedure. और बेटा मीटिंग का ऑब्जेक्ट क्या है? द प्राइमरी पर्पज ऑफ द मीटिंग इज टू इंश्योर दैट ए कंपनी गिव्स रीजनेबल एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू दोज एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग एंड टू टेक डिसीजन एज पर द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर। मतलब हम शेयर होल्डर को पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं। मेंबर्स की मीटिंग की बात करें तो हम शेयर होल्डर को पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं। अच्छा, शेयर होल्डर को क्यों पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं मीटिंग में? भाई कंपनी में पैसा किसका लगा है? कंपनी में जो शेयर कैपिटल है वो किसकी है? शेयर होल्डर की। तो कंपनी में पैसा लगा है शेयर होल्डर का, एंजॉय कर रहे हैं उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो शेयर होल्डर को पता होना चाहिए ना कंपनी में क्या हो रहा है, कंपनी में क्या नहीं हो रहा, पिछले साल का नेट प्रॉफिट नेट लॉस क्या था, बैलेंस शीट की पोजीशन क्या है। इसलिए हम शेयर होल्डर की मीटिंग करवाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे एनुअल जनरल मीटिंग जब,
तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि हर साल अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो कंपनी के शेयर होल्डर के सामने रखी जाती है एनुअल जनरल मीटिंग में। सो एक तो शेयर होल्डर को बेटा अकाउंट शो करने होते हैं, इसलिए हम मीटिंग करवाते हैं, और दूसरा शेयर होल्डर से कुछ रेजोल्यूशन पास करवाने, इसके लिए हम जनरल मीटिंग करवाते हैं। दो चीजें बताई, एक तो मैंने क्या बताया, शेयर होल्डर को हमें अकाउंट शो करने, ईयरली क्या हुआ है कंपनी में, नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस है, कंपनी की एक्चुअल पोजीशन क्या है, ये भी शो करनी है, इसके लिए मीटिंग करवाई जाती है। दूसरा, कंपनी के शेयर होल्डर से कुछ रेजोल्यूशन पास करवाने, बिकॉज वो एक्ट करने के लिए शेयर होल्डर परमिशन रिक्वायर्ड है, तब भी हम शेयर होल्डर की मीटिंग करवाते हैं। द डिसीजन मेकिंग पावर्स ऑफ ए कंपनी आर वेस्टेड इन द मेंबर्स एंड द डायरेक्टर्स। हाँ जी, अगर हम डिसीजन की पावर करें तो पावर की बात करें, दो लोगों के पास पावर होती है कंपनी में डिसीजन लेने की, एक तो मेंबर्स के पास एंड एक डायरेक्टर्स के पास, एंड दे एक्सरसाइज देयर रिस्पेक्टिव पावर थ्रू रेजोल्यूशन पास्ड बाय देम। और वो अपनी पावर को कैसे यूज करते हैं, कैसे एक्सरसाइज करते हैं, रेजोल्यूशन पास करके कुछ अपनी अपनी मीटिंग में। एंड जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस देयर विल इन रिगार्ड टू मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। और जनरल मीटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शेयर होल्डर के लिए बनाया गया है, जहां पर शेयर होल्डर मीटिंग में आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और कन्वीनिंग ऑफ वन सच मीटिंग एवरी ईयर इज कंपलसरी। अभी हम पढ़ेंगे सालाना एक मीटिंग करवानी पड़ती है कंपनी को, जिसे बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग ईयरली करवानी पड़ती है। एंड होल्डिंग ऑफ मोर जनरल मीटिंग्स इज लेफ्ट टू चॉइस ऑफ द मैनेजमेंट। और बेटा एक से ज्यादा अगर करवाना चाहो तो फिर कंपनी के मैनेजमेंट की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की चॉइस होती है कि वो एक से ज्यादा मीटिंग भी शेयर होल्डर की करवा सकते हैं। बट साल में एक एनुअल जनरल मीटिंग तो कंपनीज एक्ट कहता है करवानी ही पड़ेगी, सेक्शन 96 में पढ़ेंगे। बट उसके बाद ये भी बोला लॉ मेकर ने कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो शेयर होल्डर की एक से ज्यादा मीटिंग भी करवा सकते हैं। Or to given a percentage of shareholder to exercise their power to compel the company and to convene a meeting. The shareholder democracy, the class action suit and protection of interest of investor are the essence and attribute of the Companies Act 2013. बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से शेयर होल्डर की मीटिंग होती है। शेयर होल्डर डेमोक्रेसी, शेयर होल्डर की आजादी है, डेमोक्रेसी है, उनकी मीटिंग होनी चाहिए बेटा। कंपनी कुछ भी गलत एक्शन लेती है, कंपनी कोई भी गलत एक्टिविटी करती है, तो शेयर होल्डर का राइट है अपनी मीटिंग में उसको डिस्कस करने का। तो शेयर होल्डर का बेटा राइट है कि हर साल उनकी एटलीस्ट एक मीटिंग तो करवाई जाए, जहां पर उनके सामने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पेश किए जाए। A company is required to hold meetings of the members to take approval of certain business item. अच्छा, कंपनी शेयर होल्डर की मीटिंग इसलिए करवाती है, कुछ बिजनेस आइटम कंपनी तभी कर सकती है जब उनको शेयर होल्डर की अप्रूवल मिल जाए। कुछ बिजनेस आइटम के लिए उन्हें किसकी अप्रूवल चाहिए, शेयर होल्डर की। अभी मैंने बताया था कुछ कुछ बिजनेस आइटम को लॉ मेकर ने रिजर्व करा है शेयर होल्डर के लिए, विदाउट शेयर होल्डर अप्रूवल वो हो ही नहीं सकते, और उनको छोड़ दिया जाए, बाकी सारे बिजनेस आइटम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लेकर कर लेते हैं। द मीटिंग टू बी हेल्ड फॉर सीकिंग अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस। ध्यान से सुनिए, मीटिंग में दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस और एक होता है स्पेशल बिजनेस। आर कॉल्ड एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और मीटिंग दो तरह की करवाएंगे, एक एजीएम और एक ईजीएम। एक और होती है बेटा क्लास मीटिंग, बट मेनली यही दो है। In certain cases, a company may have to hold a meeting of the members of a particular class of members. देखिए बाद में बोल दिया, एक तो एजीएम बोली और एक ईजीएम बोली, और बाद में क्या बोला, कई बार कंपनी को कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर के लिए भी मीटिंग करवानी पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लास मीटिंग। तो तीन तरह की मीटिंग कौन सी हुई, एक एनुअल जनरल मीटिंग, दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और तीसरा क्लास मीटिंग। हाँ जी, समझ आ गई बात इतनी। नीचे बोला गया कंपनी शैल मैंडेटरली follow SS1 secretarial standard on general meetings issued by the ICSI regarding the procedure of general meeting. जैसे बेटा आपने सुना होगा ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग बोलते हैं, ये बनाता है। ऐसे ही ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, बनाता है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। क्या बनाता है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। और जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 है, वो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 प्रोविजन देता है जनरल मीटिंग के ऊपर। और ये जनरल मीटिंग के जो प्रोविजंस है, जनरल मीटिंग के जो प्रोविजंस SS1 में दे रखे, इन्हें कंप्लाई करना कंपलसरी, फॉलो करना होगा इन्हें। कंपनीज एक्ट खुद बोलता है कि जो SS1 के प्रोविजन है और SS2 के बोर्ड मीटिंग के प्रोविजन होते हैं। अभी SS1 की बात करते हैं, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 की।
तो जनरल मीटिंग के प्रोविजन है जिसे कंपल्सरली फॉलो करना पड़ता है हर एक कंपनी को जनरल मीटिंग करवाते समय। तो एक तो कंपनी क्या कंप्लाई करेगी, कंपनीज एक्ट। कंपनी जब जनरल मीटिंग करवाएगी एक तो क्या कंप्लाई करेगी, कंपनीज एक्ट कंप्लाई करेगी, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन फॉलो करेगी। दूसरा साथ में कंपनी क्या करेगी, साथ में सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड जो आईसीएसआई ने इशू करे वो भी कंप्लाई करेगी, वो भी फॉलो करेगी। और सबसे पहली मीटिंग हम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एनुअल जनरल मीटिंग। बट इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट एनुअल जनरल मीटिंग। पहले एनुअल जनरल मीटिंग से पहले ये बता दूं कि एनुअल जनरल मीटिंग में कौन से बिजनेस करे जाते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, एनुअल जनरल मीटिंग में दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस और एक होता है स्पेशल बिजनेस। कितने बिजनेस हम पढ़ने वाले हैं, दो तरह के, पहला ऑर्डिनरी बिजनेस और दूसरा स्पेशल बिजनेस। Subsection 2 of section 102 provides that all other business transacted at annual general meeting except the following are special business। बोला गया नीचे जो चार लिखे बिजनेस है ना, इनको छोड़कर एक्सेप्ट दीज फॉर ऑल आर कंसिडर्ड एज स्पेशल बिजनेस। इन चार को छोड़ दीजिए, बाकी सब स्पेशल है। तो फिर ये चार बिजनेस कौन से हुए, ये चार बिजनेस माने जाएंगे ऑर्डिनरी बिजनेस। याद रखना, मीटिंग में दो तरह के बिजनेस होते हैं हर एक एनुअल जनरल मीटिंग में, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में भी बताऊंगा कितने तरह के बिजनेस होते हैं। पहले हम एजीएम की बात कर लेते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में बिजनेस कितने होते हैं। तो एनुअल जनरल मीटिंग में दो तरह के बिजनेस को दो तरह के बिजनेस पे डिसीजन लिया जाता है जनरल मीटिंग में, पहला ऑर्डिनरी बिजनेस, दूसरा स्पेशल बिजनेस। अब चार तरह के जो बिजनेस होते हैं इनको ऑर्डिनरी बिजनेस बोलते हैं, और एक गिवन लॉ में इन चार को छोड़ दीजिए, इन चार को छोड़ दीजिए, बाकी सारे बिजनेस स्पेशल बिजनेस होते हैं। चलो पहला देखते हैं। पहला बिजनेस क्या होता है, द कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द रिपोर्ट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिटर्स। सुनो ध्यान से, एक तो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट, तीसरा कंपनी के ऑडिटर की रिपोर्ट। तीन चीज होगी बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर रिपोर्ट और बोर्ड रिपोर्ट। इन तीनों स्टेटमेंट को जनरल मीटिंग में एजीएम में शेयर होल्डर के सामने रखा जाता है और शेयर होल्डर उसे कंसीडर करते हैं एंड अप्रूव करते हैं। ठीक है जी, मैंने क्या बोला, कंसीडर करते हैं, अप्रूव करते हैं, दैट मींस अडॉप्ट करते हैं, उन्हें एक अडॉप्शन के लिए रेजोल्यूशन पास करते हैं। तो यहां पर कंसीडरेशन एंड अडॉप्शन एंड अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट एंड ऑडिटर रिपोर्ट, पहला ये ऑर्डिनरी बिजनेस है जो हर एनुअल जनरल मीटिंग में होगा ही होगा। दूसरा बेटा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये ऑप्शनल है, कंपनी चाहे तो डिविडेंड भी डिक्लेयर कर सकती है शेयर होल्डर के लिए, और इक्विटी शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, चाहे तो ना डिक्लेयर करे। ये बिजनेस क्या हो गया, ऑप्शनल हो गया। बट अगर ऊपर वाले बिजनेस की बात करें, कंसीडर करवाना, अप्रूव करवाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट को, ऑडिटर रिपोर्ट को, ये कंपलसरी बिजनेस है। दूसरा बिजनेस डिविडेंड डिक्लेयर करना ऑप्शनल है। तीसरा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग, जो डायरेक्टर रिटायर हो जाएंगे उनकी जगह पर नए डायरेक्टर अपॉइंट करना। अच्छा, कंपनी में दो तरह के डायरेक्टर होते हैं बेटा, एक रिटायरिंग डायरेक्टर, एक नॉन रिटायरिंग डायरेक्टर। रिटायरिंग डायरेक्टर एजीएम में रिटायर हो जाते हैं तो उनकी जगह पर नए डायरेक्टर जो लाए जाते हैं, वो बिजनेस जो होता है बेटा, उस बिजनेस को बोलते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। यहाँ पर क्या लिखा है, द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं डायरेक्टर्स की इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग, जो रिटायर हो चुके हैं। फोर्थ, द अपॉइंटमेंट ऑफ एंड फिक्सिंग द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। फोर्थ, एक तो हम ऑडिटर की अपॉइंटमेंट भी करते हैं एज वेल एज साइमल्टेनियसली उसका रेम्यूनरेशन भी फिक्स करते हैं। तो फोर्थ बिजनेस क्या हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सिंग इज रेम्यूनरेशन। ये बिजनेस भी हमारा क्या हो गया, ऑर्डिनरी बिजनेस हो गया। सो टोटल चार बिजनेस हमारे ऑर्डिनरी है बेटा। पहला द कंसीडरेशन एंड अडॉप्शन, पहला बिजनेस याद रखिएगा, कंसीडर करना एंड अडॉप्ट करना, तीन चीजों को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ऑडिटर की रिपोर्ट को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट को। दूसरा डिविडेंड डिक्लेरेशन। तीसरा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। फोर्थ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सिंग हिज रेम्यूनरेशन। ये चार बिजनेस जो बेटा किए जाते हैं मीटिंग में, एक एनुअल जनरल मीटिंग में, इन चार बिजनेस को बोलते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस, इन चार के अलावा कोई और बिजनेस हो तो बेटा उसे बोलते हैं स्पेशल बिजनेस। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ बिजनेस बता रहा हूं स्पेशल बिजनेस के नाम। जैसे अगर मैं बोलूं कंपनी चेंज ऑफ नेम करना चाहती है, कंपनी का नाम एबीसी लिमिटेड है, कंपनी नाम चेंज करके XYZ लिमिटेड करना चाहती है, दैट मींस चेंज ऑफ नेम ऑफ कंपनी हो रहा है,
तो क्या इन 4 बिजनेस में कहीं आपको मिल रहा है ये बिजनेस? नहीं मिल रहा। तो ये कौन सा बिजनेस हो गया? स्पेशल बिजनेस हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए, चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस था, कंपनी ने वो जगह छोड़कर दूसरी जगह को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बना लिया, रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर लिया दूसरी जगह पर। ये इन 4 बिजनेस में आ रहा है? नहीं आ रहा। अगेन ये बिजनेस भी कौन सा हो गया? स्पेशल बिजनेस। तो जो भी बिजनेस इन 4 में कवर नहीं हो रहा, इन 4 में कवर नहीं हो रहा, वो बिजनेस क्या है? स्पेशल बिजनेस है। और जो इन 4 में कवर हो रहा है उस बिजनेस को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस। यहां तक बात समझ आ गई? सो एजीएम में बेटा कितने तरह के बिजनेस होते हैं? 2 तरह के बिजनेस होते हैं, फर्स्ट ऑर्डिनरी बिजनेस और सेकंड स्पेशल बिजनेस। हम सबसे पहले शुरू क्या कर रहे हैं? एनुअल जनरल मीटिंग बेटा। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं एनुअल जनरल मीटिंग शुरू कर रहे हैं। और इसमें मैंने बताया एनुअल जनरल मीटिंग में बिजनेस कितने तरह के होंगे? 4 तरह के होंगे। पहला ओबी, दूसरा एसबी। ये ओरिएंटल बैंक और स्टेट बैंक नहीं है। ओबी स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनरी बिजनेस, एसबी स्टैंड्स फॉर स्पेशल बिजनेस। ये मैंने लिख दिया, आप कंप्लीट लिख लीजिएगा, ओबी एसबी ना लिखकर। ओबी स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनरी बिजनेस, और ओबी कितने? 4 है। 4 बिजनेस क्या है? ओबी होते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं। और एसबी कौन से होते हैं? एक्सेप्ट फॉर ओबी। क्या होते हैं? स्पेशल बिजनेस कौन से होते हैं? 4 ओबी छोड़ दीजिए जो ऑर्डिनरी बिजनेस है, बाकी सारे क्या होते हैं? स्पेशल बिजनेस माने जाते हैं। यहां तक बेटा बात समझ आ गई? अब हम शुरू करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के प्रोविजंस। तो आपको ये समझ आ गया कि एनुअल जनरल मीटिंग करवाई क्यों जाती है। भाई शेयर होल्डर का पैसा लगा कंपनी में। आपने अगर बिजनेस को ध्यान से देखा हो, शेयर होल्डर लोगों का कंपनी में पैसा लगा है। बेटा कंपनी में क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग करवाई जाती है। अभी हम पढ़ेंगे। तो शेयर होल्डर क्या हो जाता है? जब शेयर होल्डर जिसका पैसा लगा है, जिस कंपनी में, हर कंपनी में शेयर होल्डर का पैसा लगा, तो कंपनी क्या करती है? जब अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोज करती है, उसके 6 महीने में एनुअल जनरल मीटिंग करवाती है। और वहां पर एनुअल जनरल मीटिंग में जो पहला ऑर्डिनरी बिजनेस होता है वो क्या होता है? कंसिडरेशन एंड अप्रूवल ऑफ एंड अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिटर रिपोर्ट। मतलब 3 काम करे जाते हैं बेटा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखी जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट रखी जाती है, और ऑडिटर रिपोर्ट की रखी जाती है। इन्हें कंसीडर करना होता है और अडॉप्ट करना होता है। ये एक ऑर्डिनरी बिजनेस है। किसका? हर एक शेयर होल्डर का, जो हर साल कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग करवाती है उसमें। तो अब हम क्वेश्चन हमारा ये आता है कि एनुअल जनरल मीटिंग कब होती है? क्वेश्चन हमारा क्या रहा है? क्वेश्चन मार्क क्या है? एनुअल जनरल मीटिंग कब होती है? तो अब मैं आपको प्रोविजन समझाने वाला हूं, प्रोविजंस विच आर रिलेटेड टू एनुअल जनरल मीटिंग, कब कब हमें करवानी पड़ती है। सो एनुअल जनरल मीटिंग्स इज एन इंपॉर्टेंट एनुअल इवेंट। पहली बात तो बेटा ये इवेंट कौन सा है? एनुअल इवेंट। एनुअल का मतलब यहां पर क्या है? ईयरली इवेंट है। where members gets an opportunity to discuss the activities of the company। जहां पर मेंबर को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मेंबर्स आपस में क्या कर सकते हैं? विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, विद कंपनीज ऑडिटर डिस्कस कर सकते हैं। पूरे साल में शेयर होल्डर लोगों का तो बेटा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता, बिकॉज डे टू डे अफेयर्स के लिए क्या करा गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करे गए। डे टू डे अफेयर्स के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करे गए। तो शेयर होल्डर लोगों को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इसलिए बेटा उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि अपने बिजनेस अफेयर्स को डिस्कस करने के लिए हम आपकी एनुअल जनरल मीटिंग करवाएंगे, वहां पर आप डिस्कस कर सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट एवरी कंपनी अदर देन ए वन पर्सन कंपनी। तो बेटा एवरी कंपनी में कितनी कंपनी आ जाएंगी? हर तरह की कंपनी आ जाएगी, प्राइवेट कंपनी भी आ जाएगी और पब्लिक कंपनी भी आ जाएगी, एक्सेप्ट ओपीसी। किसको नहीं करवानी? ओपीसी कंपनी को छोड़कर बात कर रहा है एवरी कंपनी। तो प्राइवेट भी आ गई, पब्लिक भी आ गई, स्मॉल गवर्नमेंट सब आ गई। यस, इज रिक्वायर्ड टू होल्ड एन एनुअल जनरल मीटिंग एवरी ईयर। दैट मीन्स ईच एंड एवरी कंपनी शैल होल्ड एजीएम इन ईच एंड एवरी ईयर। हर कंपनी हर साल एक एनुअल जनरल मीटिंग करवाएगी, एक्सेप्ट वन पर्सन कंपनी। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एक एनुअल जनरल मीटिंग किस कंपनी को नहीं करवानी पड़ती? तो आंसर इज वन पर्सन कंपनी, ओपीसी को। एंड फॉलोइंग आर द की प्रोविजंस रिगार्डिंग द होल्डिंग ऑफ एन एनुअल जनरल मीटिंग। अब ये नीचे क्या देखे? की मतलब इंपॉर्टेंट प्रोविजन, जो किससे रिलेटेड है? एजीएम की रिलेटेड प्रोविजन है कि एजीएम कब करवाई जाती है।
सो एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड वंस इन एवरी ईयर। और एनुअल जनरल मीटिंग कब करवाई जाएगी? वंस इन एवरी ईयर। अच्छा बेटा, ईयर दो तरह के होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल ईयर और एक होता है कैलेंडर ईयर। यहाँ पर बेटा ईयर का मतलब कैलेंडर ईयर है, यहाँ पर ईयर का मतलब क्या है? कैलेंडर ईयर। और कैलेंडर ईयर कब खत्म होता है? 31 दिसंबर को खत्म होता है। कैलेंडर ईयर कब खत्म होगा? 31 दिसंबर को। सो हर कंपनी को क्या करवानी है? एक्सेप्ट वन पर्सन कंपनी, किसको छोड़कर? ओपीसी को छोड़कर साल में एक जनरल मीटिंग एक एनुअल जनरल मीटिंग करवानी है। और यहाँ पर ईयर का मतलब क्या है? कैलेंडर ईयर की बात हो रही है, कैलेंडर ईयर खत्म होने से पहले पहले, 31 दिसंबर से पहले पहले। अब सेकंड प्रोविजन बोलता है फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, जो कंपनी पहली एनुअल जनरल मीटिंग करवाएगी शुड बी हेल्ड विद इन 9 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जिस दिन कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा वहां से 9 महीने के अंदर पहली एनुअल जनरल मीटिंग करवाई जाएगी। Hence, it shall not be necessary for the company to hold any annual general meeting in the year of its incorporation। और जिस साल कंपनी बनी है, जिस साल कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ, उस साल कंपनी को कोई भी एनुअल जनरल मीटिंग नहीं करवानी। मतलब अगले साल से, जिस साल बनी उस साल को छोड़कर अगले साल से हर साल क्या करवानी है? एनुअल जनरल मीटिंग। और फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कब होगी? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज हो रहा है वहां से 9 महीने के अंदर। Subsequent annual general meeting of the company should be held within 6 months from the closing of financial year। अच्छा, उसके बाद जो हर साल मीटिंग होगी एनुअल जनरल मीटिंग, उसको बोलेंगे सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग। एक तो पहली बार जो हो रही है उसको बोल रहे हैं फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, उसके बाद जो हर साल होगी उसको बोलेंगे सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग। और ये कब होगी? कह रहा है विद इन 6 months करवाना सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग। कहां से? फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। हर साल फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, फाइनेंशियल ईयर क्लोजर से 6 महीने के अंदर सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग करवानी है। एंड द गैप बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग शुड नॉट एक्सीड 15 months। और दो एनुअल जनरल के मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 15 महीने का हो सकता है, इससे ऊपर नहीं हो सकता। दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 15 months का। नेक्स्ट, ये फिफ्थ प्रोविजन बेटा, अगर मैं बोलूं कॉन्टिन्यूशन में चलूं तो 4 प्रोविजन हमने ऊपर पढ़ लिए, 5वां प्रोविजन देखिए। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए कंपनी टू होल्ड एन एनुअल जनरल मीटिंग विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। अगर मान लीजिए कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है जो टाइम पीरियड दे रखा है उसमें एजीएम करवाना, सो रजिस्ट्रार में फॉर एनी स्पेशल रीजन एक्सटेंड द टाइम विद इन विच एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी हेल्ड। सो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से आप स्पेशल रीजन और स्पेशल ग्राउंड पर एक्सटेंशन ले सकते हो। मतलब एक कंपनी जो अपने टाइम पर एनुअल जनरल मीटिंग नहीं करवा पाई, वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से रिक्वेस्ट करेगी कि हमारी एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हुई तो आप हमें एक्सटेंशन दे दीजिए एनुअल जनरल मीटिंग करवाने के लिए। और रजिस्ट्रार एक्सटेंशन दे देगा। सच एक्सटेंशन कैन बी ग्रांटेड फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months। और रजिस्ट्रार जो आपको मैक्सिमम टाइम देगा मीटिंग करवाने के लिए, एनुअल जनरल मीटिंग करवाने के लिए, एक्सटेंशन में वो कितना देगा? 3 महीने आपको और ग्रांट कर देगा रजिस्ट्रार मीटिंग करवाने के लिए। And no such extension of time can be granted by registrar for holding the first annual general meeting। और बेटा जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है, अगर वो आपने वो टाइम पर नहीं करवाई, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग अगर आपने टाइम पर नहीं करवाई तो उसको बेटा होल्ड करने के लिए कोई आपको एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। दैट मीन्स जो आपको एक्सटेंशन दी जा रही है वो सिर्फ किस केस में दी जा रही है? जब आप सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग टाइम पर नहीं करवा पाए तब आपको एक्सटेंशन दी जा रही है। तो ये टोटल 5 प्रोविजन है। एक तो बेटा मैंने 5 प्रोविजन पढ़ा दिए ऊपर ऊपर से, एक तो ये तरीका, एक मैं इसको डिटेल्ड में एनालिसिस करके आपको समझाता हूं, जैसे हमारे क्लास में डिटेल्ड में पढ़ते हैं बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर मैं बात करूं प्रोविजंस ऑफ एजीएम, तो इन पांचों प्रोविजन को टोटालिटी में कैसे कंप्लाई करना है वो देखिएगा। और ये प्रोविजंस ऑफ जो एजीएम बेटा हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 96 में है। और आपने सबसे पहला प्रोविजन क्या पढ़ा? एवरी कंपनी shall hold every company shall hold AGM in each year। और यहां पर बेटा ईयर का मतलब क्या है? कैलेंडर ईयर है। यहां पर ईयर का मतलब क्या है? कैलेंडर ईयर। दूसरा, एजीएम जो कि बेटा वो दो तरह की होगी, एक तो होगी फर्स्ट एजीएम और उसके बाद जो एजीएम होगी उसको बोलेंगे सब्सिक्वेंट एजीएम। एजीएम कितने हो गई? 2। एक हो गई फर्स्ट एजीएम और उसके बाद की एजीएम को सब्सिक्वेंट एजीएम। फर्स्ट एजीएम कब करवानी है? फर्स्ट एजीएम शुड बी हेल्ड First AGM should be held within 9 months from
closure of within 9 months from the closure of फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जिस दिन फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोजर हो जाएगा वहां से 9 महीने के अंदर फर्स्ट एजीएम करवा लीजिए। और उसके बाद जो मीटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, हर साल जो एजीएम होती है उसको सब्सिक्वेंट एजीएम बोलते हैं। और सब्सिक्वेंट एजीएम कब होनी चाहिए, शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स। ये कितने टाइम में करवानी है, 6 महीने में, फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और यहां पर ये नहीं बोला फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यहां पर क्या बोला है, क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तीसरा प्रोविजन बेटा बोला, देयर इज नो रिक्वायरमेंट to hold AGM. There is no requirement to hold AGM in the year of incorporation. मतलब उस साल आपको मीटिंग करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है जिस साल आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। ये कितने प्रोविजन हो गए टोटल आपके, 3 बेटा प्रोविजन हो गए। मैं आपको दिखाता हूं मैं कैसे प्रोविजन 3 मैंने करे, आपके वहां पर 2 थे। पहला ये था फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग हर साल होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट में 2 बातें लिखी थी मैंने, सेकंड बात पॉइंट में 2 बातें लिखी थी मैंने, 2 अलग अलग पॉइंट बना दिए। एक तो बोला गया था फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कब होगी, और एक बोला सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग, थर्ड पॉइंट में जो बोला गया। और बाद में बोला गया जिस साल कंपनी बनती है उस साल मीटिंग करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने उसको अलग अलग कर दिया यहां पर। और टाइम गैप बिटवीन 2 एजीएम, टाइम गैप between 2 AGM should not exceed, time gap between 2 AGM should not exceed 15 months। 2 AGM के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, 15 महीने। और बेटा आरओसी एक्सटेंशन, लास्ट प्रोविजन क्या है, आरओसी एक्सटेंशन कितनी मिल जाती है, 3 मंथ्स की। नोट इन केस ऑफ फर्स्ट एजीएम, और ये एक्सटेंशन तब नहीं मिलती जब आप फर्स्ट एजीएम करवाओगे। और आरओसी एक्सटेंशन कब मिलेगी, ऑन स्पेशल ग्राउंड, ऑन स्पेशल ग्राउंड आरओसी एक्सटेंशन मिल जाती है। ये बेटा 5 प्रोविजन है, इन टोटालिटी कैसे कंप्लाई करते हैं तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देखना। अगर मैं बात करूं डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की, अगर मेरी कंपनी जो बनी है वो बनी है सेकंड नहीं करते, चलो 5 फरवरी 2016 को बनी है मेरी कंपनी। ये DOI स्टैंड्स फॉर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो मेरी कंपनी का अगर मान लीजिए इनकॉर्पोरेशन, जो कंपनी बनी है मेरी 5 फरवरी 2016 को मेरी कंपनी बनी है, मैं आपसे पूछूं इसका फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो रहा है, इसका फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो रहा है। ऑल ओवर इंडिया जितने भी बच्चे देख रहे हैं उन सबके दिमाग में एक ही आंसर आएगा, सर 31 मार्च 2016। फरवरी में चल रहे हैं, अगले महीने क्या होगा, 31 मार्च। फाइनेंशियल ईयर तो एंड हमेशा कब होता है, 31 मार्च को होता है, तो अगले महीने की 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। यही बोला ना बेटा, यही दिमाग में आ रहा होगा। बस अब ध्यान से सुनना, आप अपनी जगह सही हो। लॉ मेकर ने फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन दे रखी है कंपनी लॉ में। लॉ मेकर बोलता है जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर होता है ना, वो कभी भी उस साल खत्म नहीं होता जिस साल कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। ये कंपनी कब बनी है, 2016 में। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑलवेज अगले साल का 31 मार्च लीजिएगा। तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होगा, 31 मार्च 2017 को फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा मेरा। जिस साल कंपनी बनी है उस साल कभी भी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज नहीं करना। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज करना है, अगले साल की 31 मार्च को। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर कंपनी बनी है 28 अक्टूबर 2015 को, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, 15 वाला जो 31 मार्च था वो तो निकल चुका है। हमें कब खत्म करना है, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर अगले साल की 31 मार्च को। 31 मार्च 2016 को हम अपना फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज कर देंगे। और कितने महीने का बेटा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो गया, उधर से 2 महीने उधर से लीजिए, 3 महीने इधर से, मतलब 5 महीने का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो गया। समझ आ रहा है।
और यहाँ पर कितने महीने का हो गया, फरवरी से लेकर मार्च तक कितना हो गया, अप्रोक्सीमेट मोर देन 13 मंथ्स हो गया ये। अब तीसरा एग्जाम्पल सुनिए ध्यान से। अगर मैं बोलूं एक कंपनी बनी है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 31 दिसंबर 2015 को, 31 दिसंबर 2015 को एक कंपनी बनी, शाम को 5 बजे। अगर एक कंपनी रजिस्टर्ड हुई है 31 दिसंबर 2015 को शाम 5 बजे, तो इसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होगा सर, अगले साल। अगले साल कब होगा, 31 मार्च 2016। हाँ जी, कोई दिक्कत। तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कितना हो गया, ये फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल 3 महीने का हुआ सर। अरे बोलो भाई, बिल्कुल। और अगर मैं डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगले दिन की कर दूं बेटा, मैं कर दूं 1 जनवरी 2016, जस्ट 1 डे आफ्टर जो ये कंपनी बनी थी 31 दिसंबर 2015 को, इसके एक दिन बाद एक और कंपनी बनी 1 जनवरी 2016 को। इसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, तो जिस साल कंपनी बनी है 2016 में, उस साल तो खत्म कर नहीं सकते, 3 महीने बाद तो 31 मार्च 2016 आएगा ही आएगा। बट मैंने क्या बोला, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑलवेज कहां खत्म करते हैं, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म करते हैं जो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर आएगा उसके 31 मार्च को। तो इस अकॉर्डिंगली हमारा बेटा क्या हो गया, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2017। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर अब कितने महीने का हो गया, तो बेटा हमारा फाइनेंशियल ईयर हो गया 15 मंथ्स का हो गया। कितने महीने का हो गया, 15 मंथ्स का। दैट मीन्स मैंने सारी कॉम्बिनेशन ले ली बेटा। एक कंपनी का मिनिमम फाइनेंशियल ईयर 3 महीने का हो सकता है फर्स्ट, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 15 महीने, 15 मंथ्स का। अच्छा, इसके बाद तो बेटा कहानी वही चलती रहेगी, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये सिर्फ जो कहानी मैंने आपको बताई है, ये जो प्रोविजन मैंने आपको बताया, सिर्फ किसके लिए बताया, ये मैंने आपको प्रोविजन बताया है फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। किसके लिए बताया है, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। उसके बाद जैसे 31 मार्च 2017 को जिसका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, उसका अगला फाइनेंशियल ईयर कब शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट डे पर 1 अप्रैल 2017 को। खत्म कब होगा, 31 मार्च 2018 को। तो क्या हो गया, अप्रैल टू मार्च, फिर अप्रैल टू मार्च, ऐसे चलता रहेगा। बट फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमेशा याद रखना बेटा, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होता है, जिस साल कंपनी बनती है, जिस कैलेंडर ईयर में, उसके नेक्स्ट वाला 31 मार्च लेते हैं। तो बेटा मिनिमम ये फाइनेंशियल ईयर होगा फर्स्ट, और मैक्सिमम ये होगा। तो ये बेटा समझ आ गया आपको, जितनी मैंने कहानी आपको समझाई, पक्का। अब सिंपल सी बेटा थ्योरी, अब आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। अगर मान लीजिए कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कितना है, 1 जनवरी 2016, तो इसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, इसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2017 को। और हमें क्या करवानी है, फर्स्ट एजीएम करवानी है। फर्स्ट एजीएम कब करवाएंगे, शुड बी हेल्ड विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च 2017 को। यहां से 9 मंथ्स काउंट करिए बेटा, विद इन 9 मंथ्स कितना टाइम आएगा, विद इन 9 मंथ्स अगर आप लोगे तो ये टाइम आएगा आपका 31 दिसंबर 2017 तक। हमें एनुअल जनरल मीटिंग करवानी है 2017 वाली। देखो ना, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हुआ, 31 मार्च 2017 को। वहां से 9 महीने, मतलब 31 दिसंबर 2017, 9 महीने के अंदर में फर्स्ट एजीएम करवानी है, फर्स्ट एजीएम करवानी है, एनुअल जनरल मीटिंग करवानी है। पहला प्रोविजन समझ आ गया फर्स्ट एजीएम का। अब देखिए, फर्स्ट एजीएम इसके पीरियड के बीच में कभी भी करवा लेंगे। ये हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। अब सेकंड फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होगा, 1 अप्रैल 2017 को क्या होगा, सेकंड फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा। 31 मार्च 2017 को फर्स्ट खत्म हो रहा है, सेकंड कब शुरू होगा, 1 अप्रैल 2017 को। अगेन खत्म कब होगा बेटा, अब तो बेटा नॉर्मल अप्रैल टू मार्च चलेगा 12 महीने का, तो ये खत्म होगा 31 मार्च 2018 को खत्म होगा। अब 2018 को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, सेकंड वाला। अब हम फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग करवाएंगे, सब्सिक्वेंट करवाएंगे, सब्सिक्वेंट, बिकॉज फर्स्ट तो एक ही बार होती है। तो सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग कब करवानी है, शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हमारा फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हुआ, 31 मार्च 2018 को। तो बेटा यहां से कितना टाइम लेना है, 6 मंथ्स लेना है। यहां से कितना लेना है, 6 मंथ्स। और यहां से अगर 6 मंथ्स काउंट करोगे तो क्या डेट आएगी, 30 सितंबर 2018। ये हमारी 2017 वाली मीटिंग थी, ये हमारी 2018 वाली, 18 वाली, 2018 वाली, 2018 वाली मीटिंग होगी।
अब फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होगा? 1 अप्रैल 2018 को शुरू होगा और खत्म कब होगा? 31 मार्च 2019 को खत्म होगा ये, 31 मार्च 2019 को। फिर अगेन सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग करवानी है, कब करवानी है? 6 मंथ्स में करवानी पड़ती है हर बार एनुअल जनरल मीटिंग सब्सिक्वेंट वाली, विद इन 6 मंथ्स करवाएंगे। फिर डेट कौन सी आएगी? फिर डेट आएगी बेटा 30 सितंबर 2019 आ जाएगी। और इसके अंदर हम मीटिंग जो करवाएंगे 31 मार्च 2019 से 30 सितंबर 2019 के बीच में जो मीटिंग होगी वो 2019 वाली मीटिंग होगी। समझ आ रही है बात? पक्का? तो ऐसे हर साल बेटा एजीएम हमारी कब ड्यू होगी? जितने भी हिंदुस्तान में कंपनीज अगर मैं पूछूं सबकी एजीएम कब ड्यू होती है, तो आप बोलोगे सर सबका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च को और उसके 6 महीने के अंदर उनकी एजीएम ड्यू हो जाती है। बट किस किस एजीएम को छोड़कर? फर्स्ट एजीएम को, क्योंकि फर्स्ट एजीएम तो 9 महीने के अंदर ड्यू होती है, 9 महीने में ड्यू होती है। फर्स्ट एजीएम कब करवानी पड़ती है? 9 महीने में। बट अगर मैं जो फर्स्ट एजीएम की बात ना करूं उसके बाद की एजीएम की बात करूं तो बाद वाले केस में ऑलवेज क्या लोगे? फाइनेंशियल ईयर से 6 महीने लोगे आप। आ रही बात समझ बेटा यहां तक? पक्का? तो हर साल बेटा चलता रहेगा। सेकंड प्रोविजन मैंने समझा दिया आपको पूरा, फर्स्ट एजीएम कब करवानी है, सब्सिक्वेंट एजीएम कब करवानी है। फर्स्ट प्रोविजन देख लीजिए, एवरी कंपनी शैल होल्ड एजीएम इन ईच ईयर। हर साल मीटिंग करवानी है। देखो मैं हर साल करवा रहा हूं बेटा। दो कंपनी मेरी बनी थी 2016 में, पहली एजीएम मैंने 2017 में करवाई, सेकंड एजीएम 2018 में, थर्ड एजीएम 2019 में, फिर 20 में, फिर 21 में, एज ऑन कंटिन्यू चलता रहेगा। जी हाँ बिल्कुल चलता रहेगा। दैट मीन्स अब हर साल में एजीएम करवा रहे हैं। बट सर हमारी कंपनी बनी थी 2016 में, 2016 में तो कोई एजीएम करवाई नहीं हमने। और यहाँ पर प्रोविजन क्या बोलता है? एवरी कंपनी शैल होल्ड एजीएम इन ईच ईयर, और ईच ईयर में 2016 तो रह गया सर, 16 में कंपनी बनी थी, 16 में तो कोई एजीएम है ही नहीं। तो बेटा थर्ड प्रोविजन देखो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू होल्ड एजीएम इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिस साल कंपनी बनी है उस साल एजीएम करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट मीन 2016 को कोई एजीएम नहीं करवानी, डायरेक्ट एजीएम कब करवानी? 2017 में। और जो 17 वाली एजीएम करवाओगे वो 2017 की एजीएम भी मानी जाएगी और 2016 की एजीएम भी मानी जाएगी। समझ आ गया? पक्का? ये सारे प्रोविजन इन टोटलिटी कंप्लाई कर रहे हैं। पहला प्रोविजन आपको समझ आ गया, हर कंपनी को एजीएम हर साल करवानी है, समझ आ गया। बस कौन से साल को छोड़कर? जिस साल कंपनी का इनकॉर्पोरेशन है, इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो छोड़ दीजिए, वो थर्ड प्रोविजन था। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू होल्ड एजीएम इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हमने नहीं करवाई। सेकंड प्रोविजन हमने ये पढ़ा, फर्स्ट एजीएम कब करवानी है? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर से 9 महीने में। और सब्सिक्वेंट कब करवानी है? उसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर आएगा वहां से 6 महीने में करवानी है। ये भी हमने पढ़ लिया। फोर्थ प्रोविजन, टाइम गैप बिटवीन टू एजीएम शुड नॉट एक्सीड 15 मंथ्स। दो एजीएम के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 15 मंथ्स। बेटा ये वाला पॉइंट समझ लीजिएगा, ये वाला अगर आपको पॉइंट समझ आएगा दैट मींस आपको सेक्शन 96 पूरा प्रोविजन समझ आ गए। ये वाली बात ध्यान से सुनेगा, दो एजीएम के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 15 महीने, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, मेरी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 1 जनवरी 2016 को हुआ और मेरी कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 31 मार्च 2017 को। उसके 9 महीने में कभी भी एजीएम करवा सकता हूं। ध्यान से सुनिए, उसके 9 महीने में कभी भी एजीएम करवा सकता हूं, बिल्कुल। तो दैट मींस मैंने, ध्यान से सुनिए बेटा, क्या करा, मैंने क्या करा, 25 अप्रैल 2017 को अपनी पहली एजीएम करवा ली। करवानी कब थी मुझे? मुझे करवानी थी 31 मार्च के बाद, और 31 दिसंबर से पहले कभी भी करवा सकता हूं। 31 मार्च 2017 से 31 दिसंबर 2017 के बीच में कभी भी करवा सकता हूं। मैंने कब करवा ली? 25 अप्रैल को करवा ली। ये मेरी फर्स्ट एजीएम की डेट हो गई। और सेकंड एजीएम कब करवानी है मुझे? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज होगा वहां से 6 महीने में। मेरे पास डेट क्या आ रही है? 30 सितंबर 2018। बट अगर आप गौर करिए बेटा, यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखा है? फर्स्ट एजीएम, मतलब हमारी फर्स्ट एजीएम कब हुई? 25 अप्रैल 2017 को हुई। और हमें क्या पढ़ना है? दो एजीएम के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 15 महीने का। अच्छा, वैसे लॉ में प्रोविजन ये दिया गया कि फाइनेंशियल ईयर से 6 महीने करवानी है, बट ये भी तो ध्यान रखो कि पहली जो एजीएम हुई थी आपकी वो 25 अप्रैल को हुई थी, और 25 अप्रैल से 2017 से अगर आप 15 महीने काउंट करोगे तो आपका मई जून जुलाई, मतलब 24 जुलाई 2018 को मेरे 15 महीने क्या हो रहे हैं? एक्सपायर हो रहे हैं। तो एक तरफ लॉ मेकर क्या बोल रहा है? 30 सितंबर,
एक तरफ तो लॉ मेकर ने क्या बोला, फाइनेंशियल ईयर से 6 महीने में एजीएम करवा लो, तो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च आ रहा है, उसके 6 महीने में करवाऊंगा 30 सितंबर 2018 आ रहा है। पर दूसरी तरफ लॉ मेकर ने ये भी बोला कि जो लास्ट एजीएम होती है उस लास्ट एजीएम से इस साल की एजीएम में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, 15 महीने का। सो लास्ट मेरी एजीएम 25 अप्रैल थी, तो बेटा वहां से अगर 15 महीने काउंट करूंगा तो 24 जुलाई मेरे पास आ रहा है। अब दोनों में से कौन सी डेट मुझे कंप्लाई करनी पड़ेगी, तो बेटा ये सारे प्रोविजन इन टोटलिटी कंप्लाई करने, तो आपके पास मैक्सिमम डेट कौन सी रह गई, 15 महीने से ऊपर जा ही नहीं सकते। दैट मीन्स हमारे को फिर एजीएम कब तक करवानी पड़ेगी, 24 जुलाई 2018 को करवानी पड़ेगी। ये बेटा बात किसको समझ नहीं आई, तो मैं उसके लिए दोबारा क्या करता हूँ, रिपीट। फर्स्ट एजीएम हमने जो करवाई वो 31 मार्च 2017 से 31 दिसंबर 9 मंथ्स के बीच में हमने 25 अप्रैल को करवा ली। दो एजीएम के बीच में मैक्सिमम गैप 15 महीने का हो सकता है। अगर मैं 25 अप्रैल 2017 से 15 महीने काउंट करूंगा तो मेरे 15 महीने खत्म हो जाएंगे 24 जुलाई 2018 को खत्म हो जाएंगे। सो 15 महीने की बात करूं यहाँ पर खत्म हो रहे हैं। और दूसरा प्रोविजन ये था फाइनेंशियल ईयर से 6 महीने सब्सिक्वेंट, तो मैं कौन सी चीज कंप्लाई करूं, 6 महीने वाली या 15 महीने वाली, तो बेटा आपको 15 महीने वाली कंप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें सारे प्रोविजन इन टोटलिटी कंप्लाई करने, कोई भी प्रोविजन ब्रीच नहीं करना, सारे प्रोविजन एक साथ कंप्लाई करने हैं। तो दैट मींस अगर हमारी फर्स्ट जो हमारी पिछली एजीएम अगर 25 अप्रैल को ही थी, तो नेक्स्ट एजीएम के लिए हमारे पास मैक्सिमम टाइम कितना है, 24 जुलाई 2018। और अगली बार भी जो एजीएम होगी फाइनेंशियल ईयर से 6 महीने के अंदर होगी, बट ये इस डेट से भी आपको क्या करने पड़ेंगे, 15 महीने लेकर चले, 15 महीने लेकर चलने पड़ेंगे हर बार। आगे बात समझिए, कोई डाउट। और लास्ट बेटा प्रोविजन क्या बोलता है, ये हमारे 4 प्रोविजन खत्म हो गए। लास्ट प्रोविजन क्या था, आरओसी एक्सटेंशन। अगर मान लीजिए किसी साल आप एजीएम टाइम पर नहीं करवा पाए, ड्यू डेट आपकी निकल गई, आप एजीएम नहीं करवा पाए, कोई भी जेन्युइन ग्राउंड था, जेन्युइन मतलब स्पेशल ग्राउंड था। स्पेशल ग्राउंड का मतलब एक ऐसा ग्राउंड जो आपके बियॉन्ड द कंट्रोल है, जो आपके बियॉन्ड द कंट्रोल है। ध्यान से सुनिए। अच्छा क्या हुआ बेटा, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई। बाढ़ आने की वजह से क्या हुआ, जितने भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट थे, बैलेंस शीट जो थी कंपनी का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, वो बाढ़ में बह गए। कंपनी ने ऑडिट वगैरह करवा कर रखे थे फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद कि एजीएम में शेयर होल्डर के सामने रखने हैं, क्योंकि एजीएम का पहला बिजनेस क्या है कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट को शेयर होल्डर के सामने रखना है। तो कंपनी ने तैयार रखे थे सारे अपने अकाउंट्स, बट वो बाढ़ में बह गए। अब कंपनी को क्या करना है, दोबारा से अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, दोबारा से ऑडिट करवाने पड़ेंगे ऑडिटर से, उसमें लगेगा टाइम। तो कंपनी ने आरओसी से एक्सटेंशन मांगी कि सर मुझे तो क्या कर दीजिए, आप एक्सटेंशन दे दीजिए, बिकॉज अब मैं क्या नहीं करवा पाऊंगा, एजीएम नहीं करवा पाऊंगा टाइम पर, ये रीजन है। और आरओसी को लगा अगर रीजन क्या, स्पेशल ग्राउंड है, मतलब एक ऐसा ग्राउंड है जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए मैंने वर्ड क्या लिखा, बियॉन्ड द कंट्रोल। तो आरओसी आपको 3 महीने की एक्सटेंशन दे देगा, बट नॉट इन केस ऑफ फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम में कोई एक्सटेंशन नहीं है। तो फर्स्ट एजीएम का टाइम कितना था, फाइनेंशियल ईयर से 9 महीने। अगर फाइनेंशियल ईयर से 9 महीने में हम एजीएम नहीं करवा पाए तो कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। बट सब्सिक्वेंट एजीएम कब करवाते हैं, फाइनेंशियल ईयर से 6 महीने में। और अगर फाइनेंशियल ईयर से 6 महीने में नहीं करवा पाए तो एक्सटेंशन मिल जाएगी 3 महीने की, और मैक्सिमम डेट क्या आ जाएगी हमारे पास, 31 दिसंबर 2018। और यहां पर भी अगर हमने सब्सिक्वेंट एजीएम एक्सटेंशन ले ली तो कितनी मिल जाएगी, 3 महीने की। और मैक्सिमम जो डेट आएगी वो कौन सी आएगी, 31 दिसंबर 2019 की। देखो बेटा बड़े ध्यान से लॉ मेकर ने प्रोविजन लिखा है, लॉजिक लगाओ। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एजीएम, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लॉ मेकर ने एक्सटेंशन क्यों नहीं दी। लॉ मेकर कहता है मैंने आपको पहले ही 9 महीने दिए, पहले ही आपके पास ईयर एंड तक का टाइम है, अगर मैंने आपको एक्सटेंशन दिया आप अगले साल जंप कर जाओगे तो 17 की मीटिंग तो फिर रह ही जाएगी। आप 17 वाली मीटिंग कब करवा रहे हो, 18 में करवा रहे हो। इसलिए कह रहा फर्स्ट एजीएम में एक्सटेंशन नहीं है, कह रहा सब्सिक्वेंट एजीएम में एक्सटेंशन ले लो। क्यों, सब्सिक्वेंट एजीएम में आपके पास 30 सितंबर तक का टाइम था फाइनेंशियल ईयर से 6 महीने में। अगर मैं 3 महीने की एक्सटेंशन ग्रांट कर भी दूं तो आप मैक्सिमम कहां तक जा पाओगे, उसी साल में रहोगे 31 दिसंबर तक, उस साल से जंप तो नहीं करोगे ना। और हमारा पहला प्रोविजन क्या था, हमारा पहला प्रोविजन यही था हर कंपनी को एजीएम कब करवानी है, हर साल। तो लॉ मेकर कहता है इसलिए आप 3 महीने की एक्सटेंशन मैक्सिमम मुझसे ले सकते हो सब्सिक्वेंट एजीएम में, क्योंकि अगर मैं 3 महीने की एक्सटेंशन दे भी दूं तो आपका ऑल टुगेदर टाइम मिलाकर उस ईयर से जंप नहीं कर रहा, अगले साल नहीं जा रहा। तो सब्सिक्वेंट एजीएम में मुझसे आप एक्सटेंशन ले लीजिए मैक्सिमम 3 महीने की। फर्स्ट एजीएम में कोई एक्सटेंशन नहीं दूंगा, बिकॉज फर्स्ट एजीएम में ऑलरेडी आपके पास ईयर एंड तक का टाइम है। ये बात बेटा लॉजिक समझ आया, याद नहीं करने। ये बेटा ये जो 5 प्रोविजन थे, ये 5 प्रोविजन तो याद भी हो सकते हैं एग्जाम के लिए कि हर कंपनी को एजीएम हर साल करवानी है, और एक्सेप्ट ओपीसी, ओपीसी को छोड़कर फर्स्ट एजीएम
9 महीने के अंदर होती है फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, सब्सिक्वेंट वाली फाइनेंशियल ईयर से 6 महीने में होती है। जिस साल कंपनी बनती है उस साल मीटिंग नहीं करवानी। 2 एजीएम के पीछे 15 महीने का गैप होता है, और आरओसी एक्सटेंशन देता है 3 महीने की स्पेशल ग्राउंड पर, बट फर्स्ट एजीएम में नहीं देता। बट इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन जो मैंने डेट वाइज आपको बताई, तब जाकर आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में कौन सी डेट पर एजीएम करवानी है, समझ आइए। और ये बेटा जो लास्ट वाला जो पॉइंट था, क्यों फर्स्ट एजीएम में एक्सटेंशन नहीं दी, इसका लॉजिक अब आपको समझ आ गया होगा। बिकॉज फर्स्ट एजीएम में अगर लॉ मेकर आरओसी से एक्सटेंशन दिलवाता तो आपका ईयर जंप कर जाता और पिछले साल की मीटिंग आपकी रह जाती। इसलिए लॉ मेकर ने बोला सब्सिक्वेंट एजीएम में आप टाइम ले लीजिए, और सब्सिक्वेंट एजीएम में आप टाइम ले भी लोगे तो मैक्सिमम आपको जो एक्सटेंशन मिलेगी 3 महीने की मिलेगी, और आप उसी ईयर में विद इन रहोगे आप, और उस साल की मीटिंग आपको उस साल करवानी पड़ेगी। ये रीजन था बेटा 3 महीने की एक्सटेंशन देने का। ना तो 4 महीने करा इसे, ना 5 महीने करा, एक्सटेंशन 3 महीने रखा। और फर्स्ट एजीएम में एक भी दिन की एक्सटेंशन, ये रीजन आपको लॉजिक समझ आ गया, बिकॉज ईयर जंप हो रहा था बेटा वहां पर। सो दिस इज ऑल टुगेदर ऑल प्रोविजन ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग जो मैंने आपको बताया है, ये कंप्लीट हो गया बेटा विद डेट वाइज मेरे एग्जांपल के साथ। तो ये मैं चाहूंगा कि आप इस प्रोविजंस को क्या कर लो, नोट कर लो। ऑल दो जैसे नोट्स से हम पढ़ रहे हैं उसमें सब गिवन है बेटा, आप नोट्स फिर भी बना लीजिए डेट वाइज, जो आपको याद करने में इजी रहेंगे। लिखिए अब इसको नोट डेट वाइज, और एग्जाम्पल जो मैंने दिया इस एग्जाम्पल को भी नोट कर लीजिएगा। लिखिए। हाँ जी बच्चों, डन हो गया। आई होप आप सबने लिख लिया होगा ये सारा जो फर्स्ट फाइनेंशियल की कहानी थी, एज वेल एज जो प्रोविजन थे, आप सबने लिख लिया होगा ये प्रोविजंस। सो ये हमारे प्रोविजन बेटा कंप्लीट हो गया एनुअल जनरल मीटिंग के। अच्छा थे प्रोविजंस, मजा आया इसको पढ़कर। अब आते हैं टाइम एंड प्लेस फॉर होल्डिंग एजीएम।
क्वेश्चन ये आता है सर, चाहे फर्स्ट एजीएम हो चाहे सब्सिक्वेंट वाली एजीएम हो, कौन से टाइम पर करवाई जाती है और कौन से प्लेस पर करवाई जाती है। सो एनुअल जनरल मीटिंग कैन बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, दैट इज बिटवीन 9 AM टू 6 PM। ठीक है जी, कभी भी करवाइए। टाइम क्या दे दिया उन्होंने, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स 9 AM टू 6 PM, कभी भी करवा लीजिए जब आपका मन करे। ऑन एनी डे दैट इज नॉट ए नेशनल हॉलीडे, और डे कौन सा होगा बेटा, टाइम तो बताया 9 AM टू 6 PM, डे कौन सा, एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। और एनी डे का, नेशनल हॉलीडे का मतलब क्या होता है, 3 डे को बेटा डिक्लेयर करा गया नेशनल हॉलीडे, एक तो 15 अगस्त, एक 26 जनवरी और एक 2 अक्टूबर। अभी तक 3 डे को नेशनल हॉलीडे माना जाता है। इन 3 दिन छोड़कर आप किसी और भी दिन, किसी भी दिन करवा सकते हो, इवन इंक्लूडिंग संडे। यहाँ पर एनी डे इंक्लूड्स संडे, बस क्या नहीं होना चाहिए, आपका नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए, 2 अक्टूबर और इसके अलावा 26 जनवरी और 15 अगस्त। अब आता है प्लेस, इट शुड बी हेल्ड आइदर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, या तो कहाँ करवाइए, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे करवा दीजिए, और सम अदर प्लेस विद इन द सिटी और टाउन और विलेज इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। मतलब मतलब क्या, या तो क्या करवाइए, उसी प्लेस पर करवा दीजिए जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, या फिर उस प्लेस पे ना करवाकर किसी और प्लेस पे करवा दीजिए, बट दूसरा जो प्लेस होगा दैट मस्ट बी विद इन द सेम सिटी, विद इन द सेम टाउन, विद इन द सेम विलेज जहां पर वो रजिस्टर्ड ऑफिस था। आगे बात समझ। तो 3 बातें बोल दी बेटा इसने, डे टाइम और प्लेस की। तो डे के लिए क्या बोला, डे कौन सा होगा, एजीएम का एनी डे, डे आप कोई भी चुन सकते हैं, एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे NH। अच्छा टाइम क्या होगा, कभी भी करवा लीजिए, और इसने बोला ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, और ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स का यहाँ पर मतलब क्या है, 9 AM टू 6 PM, कभी भी करवा लीजिए। अच्छा प्लेस कौन सा है, तो बोला प्लेस या तो रजिस्टर्ड ऑफिस, RO स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस, या फिर विद इन, और विद इन सिटी, सेम सिटी में करवा दीजिए, सेम टाउन में करवा दीजिए, सेम विलेज में करवा दीजिए, सेम टाउन सेम विलेज और सेम सिटी में करवा दीजिए, वेयर RO इज सिचुएटेड, RO मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। तो 3 प्रोविजन बेटा ऑलवेज याद रखिएगा। क्या डे, कौन सा डे होगा एजीएम, एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। टाइम कौन सा होगा, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स मीटिंग करवानी है आपको 9 AM टू 6 PM। अच्छा प्लेस कौन सा होगा, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस का होगा, या फिर विद इन सेम सिटी, या फिर सेम सिटी में करवा दीजिए, सेम टाउन में करवा दीजिए, सेम विलेज में करवा दीजिए जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। ये हमारा डे टाइम प्लेस के प्रोविजन हो गए एनुअल जनरल मीटिंग के। आगे देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू एग्जम्प्ट एनी क्लास ऑफ कंपनी फ्रॉम दीज प्रोविजन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज इट मे इम्पोज। बट इसमें एक बात बोली, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को एग्जम्प्ट कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को एग्जम्प्ट कर सकती है ये प्रोविजन कंप्लाई करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मान लीजिए कंपनी को बोलती है कि आप डे टाइम और प्लेस वाले प्रोविजन आपको हम एग्जम्प्ट करते हैं, दैट मीन्स फिर वो कंपनी क्या कर सकती है, किसी भी दिन करवा सकती है, इंक्लूडिंग NH करवा सकती है मीटिंग, और टाइम कोई भी हो सकता है, और प्लेस रजिस्टर्ड ऑफिस और विद इन सेम सिटी टाउन विलेज कोई भी हो सकता है। आगे बात समझ। तो सीजी के पास पावर है, सीजी एग्जम्पशन दे सकता है। अच्छा मीटिंग शुरू हुई 5:50 पर, शाम 5:50 पर खत्म हुई, और रात को चली 2 बजे तक, 3 बजे तक मीटिंग चली रात को। क्या अलाउड है ये, रात को अलाउड है मीटिंग चलाना इतनी देर तक, और शाम को शुरू कब हुई 5:50 तक। लॉ मेकर बोलता है इट शुड बी हेल्ड, आप इस बीच में करवाना शुरू कर दीजिए, कंक्लूड चाहे बात तक होती हो, ये नहीं है 6 बजे से पहले खत्म करनी है। इसके बीच का टाइम क्या होना चाहिए, आपको एक टाइम रखना जिसमें मीटिंग शुरू करनी है, 9 AM टू 6 PM के बीच में कभी भी शुरू कर दी। इवन 5:59 में 5:59 PM पे अगर आप मीटिंग शुरू कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वैलिड मीटिंग, और जो जा रही है रात 3 बजे तक वो भी अलाउड है। बट खुद सोचो बेटा लॉजिकल, आपको लगता है शेयर होल्डर आएंगे इतनी लेट मीटिंग में, नहीं आएंगे, शेयर होल्डर कभी आएंगे नहीं। अरे शेयर होल्डर कौन से लोग मीटिंग में जाते हैं, सोचो मेरे पास कई कंपनीज के शेयर, लाइंस के भी, रिलायंस के तो कम शेयर है, 5-7 शेयर है, चेन्नई पेट्रो के शेयर हैं, ठीक है जी, L&T कंपनी है, एशियन पेंट्स है, जितनी भी कंपनी लिस्टेड कंपनी जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर हैं,
अब इन शेयर्स की जब जिनके शेयर होल्डर है इनके पास नोटिस आता है बकायदा, जैसे मैं जिन जिन कंपनी का शेयर होल्डर हूँ मेरे पास नोटिस आएगा जनरल मीटिंग के, एनुअल जनरल मीटिंग के लिए। अब जो मेरे आसपास जो एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है, गुड़गांव में हो रही है, दिल्ली में हो रही है, वहां तो मैं जा सकता हूँ। अच्छा, मैंने कंपनी में 10 शेयर खरीद रखे हैं, उन 10 शेयर की वैल्यू मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपए की है, और उनका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है, और मीटिंग कहाँ करवा रहे हैं? मुंबई में। क्या आपको लगता है मुंबई में पहले मैं फ्लाइट से जाऊं, फिर फ्लाइट से आऊं, 10,000 रुपए का फ्लाइट से आने जाने खर्चा करूं, फिर वहां पर स्टे करूं किसी होटल में? 20 से 25,000 की लगवाया हूं मैं, और मुझे मिलेगा क्या? जनरल मीटिंग में जाकर वोट डालना। मेरे जाने न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा बेटा, मीटिंग में वो वाले शेयर होल्डर आते हैं, मीटिंग में वो वाले शेयर होल्डर आते हैं जिनके जाने और ना जाने से फर्क पड़ता है। दैट मीन्स वो शेयर होल्डर जिनके पास बल्क में शेयर होल्डिंग होती है, जिनके पास बल्क में शेयर होल्डिंग होती है वो जाते हैं। और जो नियर बाय शेयर होल्डर है, आप गुड़गांव में रहते हो, गुरुग्राम जो भी है, उसी की गुरुग्राम के एरिया में कोई जनरल मीटिंग हो रही है, एनुअल जनरल मीटिंग, आप जा सकते हैं। आपके पास नोटिस आएगा बकायदा। नोटिस तो कहीं भी इंडिया में मीटिंग हो रही हो, आप शेयर होल्डर आप आएगा आपके पास। बट आपके लिए कन्वीनियंट कहाँ होगा जाना? आपके लिए कन्वीनियंट वही होगा जो आपके आसपास। अदरवाइज आप कहीं 20 से 25,000 रुपए खर्च करके 6,000 रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट है उस कंपनी के शेयर्स में, 25,000 रुपए का आप ट्रैवलिंग कॉस्ट लगाएंगे उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। ऐसी कौन सी आफत आ रही है 25,000 रुपए का मैंने खर्चा कर दिया, मेरी कौन सा शादी निकली जा रही है, मैं नहीं जा रहा था तो? समझे आप? तो भाई, शेयर होल्डर कभी प्रेफर नहीं करता। वो प्रेफर कब करेगा? जब उसके पास मेजर शेयर होल्डिंग होगी जहां पर जाने ना जाने से फर्क पड़ता है उसके, और दूसरा या फिर उसके नियर बाय मीटिंग होगी। ये बात आगे समझ। तो मीटिंग हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, 5:50 पे, 5:58 पे, 5:59 पे करवा सकते हैं मजे लेने के लिए, और रात को जो लेट नाइट तक चलती रहेगी। और ऐसा कंपनी कब करती होगी? जब कंपनी खुद चाहे, शेयर होल्डर ना आए। कंपनी चाहती है, खुद चाहती है शेयर होल्डर ना आए, खामखा मेहमान नवाजी करवानी पड़ेगी, एक ऑडिटोरियम लेना पड़ेगा, वहां पर अरेंजमेंट करना पड़ेगा, रिफ्रेशमेंट रखनी पड़ेगी, चाय समोसा रखना पड़ेगा। इससे बड़े शेयर होल्डर को बुलाते ही नहीं है, तो कंपनी एक ऐसा और टाइमिंग रख देगी जहां पर शेयर होल्डर के लिए कन्वीनियंट ही नहीं होगा। या फिर कंपनी ऐसी जगह जनरल मीटिंग का प्लेस रख देगी, वहां पर आना शेयर होल्डर के लिए कन्वीनियंट नहीं होगा, जहां से कम्यूट नहीं कर पाएगा शेयर होल्डर, तो ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर जो आना चाहता है वो भी नहीं आ पाएगा। आ रही है बात समझ? और नेशनल हॉलिडे कौन से होते हैं? क्या वो वाले हॉलिडे जिसको डिक्लेयर करा गया नेशनल हॉलिडे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बेटा हमारा सेक्शन 96 कंप्लीट हो गया, मुबारक हो। एनुअल जनरल मीटिंग के प्रोविजन खत्म हो गया है। बट सेक्शन 99 इसके साथ गवर्निंग है बेटा, सुन लीजिए ध्यान से क्या बोलता है। डिफॉल्ट इन होल्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग। अगर आपने एक साल में आपको एनुअल जनरल मीटिंग करवानी जरूरी होती है, हर साल आपको एनुअल जनरल मीटिंग करवानी जरूरी है। आपने एनुअल जनरल मीटिंग नहीं करवाई तो आपके ऊपर बेटा क्या आएगी? डिफॉल्ट की पेनल्टी आएगी। सेक्शन 99 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स इफ ए डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग और होल्डिंग ए मीटिंग ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी ने डिफॉल्ट करा मीटिंग करवाने में, द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी है और कंपनी का ऑफिसर है, हु इज इन डिफॉल्ट, जिसकी गलती है मीटिंग ना करवाने की वजह से, शैल बी पनिशेबल विद फाइन, उनके ऊपर फाइन लगेगा, विच में एक्सटेंड टू 1,00,000 रुपी, जो मैक्सिमम कितना है 1,00,000 रुपए फिक्स, एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट विद ए फर्दर फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपी फॉर ईच डे ड्यूरिंग सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज। और जितने दिन आप डिले करोगे मीटिंग करवाने में, पर डे 5,000 रुपए का फाइन है। दैट मीन्स वो ये कहना चाह रहा है, एक तो 1,00,000 रुपए का फिक्स फाइन है, ये मैक्सिमम बेटा फिक्स, विच में एक्सटेंड टू है, हो सकता है कम भी हो जाए, 1,00,000 तो फिक्स हो गया, प्लस जितने दिन डिफॉल्ट करोगे, मीटिंग तो करवानी है भाई, छोड़ ही नहीं सकते, एनुअल जनरल मीटिंग तो करवानी ही पड़ेगी। बट अगर मान लीजिए टाइम था 30 सितंबर, और 30 सितंबर को नहीं करवाई और एक्सटेंशन मिली नहीं, तो बेटा जितना एक्सटेंशन, जितना डिले करोगे, डिले के अकॉर्डिंगली पर डे की क्या आएगी? पेनल्टी आएगी 5,000 पर डे। जितने दिन डिले चलता रहेगा, पर डे 5,000 की पेनल्टी चल रही है। और एक फिक्स पेनल्टी कितनी है? 1,00,000 रुपए, जो मैक्सिमम आ सकती है आपके ऊपर। तो ये सेक्शन 99 का डिफॉल्ट कब एप्लीकेबल होगा? सो सेक्शन 99 एप्लीकेबल तब होगा जब सेक्शन 96 में आपने डिफॉल्ट करा है। जहां पर सेक्शन 96 में डिफॉल्ट कर दिया, तो सेक्शन 99 में आप फंस जाओगे, आपके ऊपर पेनल्टी आ जाएगी 1,00,000 रुपए की फिक्स, और 5,000 पर डे की पेनल्टी। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 99 ऑल्सो। समझ आ गया बच्चों? एक तो मैंने सेक्शन 96 पढ़ाया विच इज रिलेटेड टू एनुअल जनरल मीटिंग, और एक सेक्शन 99 पढ़ाया विच इज रिलेटेड टू डिफॉल्ट ऑफ होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग। अब एक सेक्शन 98 आ रहा है, 98 नहीं बेटा, 97 आएगा बीच में, एक सेकंड रुकिए, गलती से बेटा ये 98 लिखा गया, यहाँ पर 97 है।
इसको मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ, 97 सेक्शन है यहाँ पर, 98 नहीं है, लिखवा देता हूँ 97 सेक्शन में क्या है। ये 98 गलती से आ गया यहाँ पर। एजीएम का एक सेक्शन तो आपने कौन सा पढ़ा, एक सेक्शन तो हमने सेक्शन 96 पढ़ा जिसमें एजीएम करवानी होती है, और एक सेक्शन हमने पढ़ा सेक्शन 99 में डिफॉल्ट, और एक सेक्शन बेटा एजीएम का हो रहा है सेक्शन 97। सेक्शन 97 यहां पर भी एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है, एनुअल जनरल मीटिंग ऑन ट्रिब्यूनल ऑर्डर। ट्रिब्यूनल कौन, एनसीएलटी। अब सुनो ध्यान से, अगर मान लीजिए कंपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग नहीं करवाती, तो बेटा जो मेंबर लोग हैं वो मेंबर लोग खुश होंगे ना खुश होंगे, इस चीज से ना खुश होंगे बेटा, वो एग्रीव्ड पार्टी बोलेंगे उन्हें। आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा, जो भी पार्टी ना खुश होती है बेटा उसको क्या बोलते हैं, एग्रीव्ड पार्टी। तो मेंबर लोगों के पास सेक्शन 97 में राइट है, वो ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। ट्रिब्यूनल यहाँ पर कौन है, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और ट्रिब्यूनल से रिक्वेस्ट करेंगे, सर हमारी इस साल एजीएम होनी थी, एजीएम तो हमारी कंपनी ने करवाई नहीं। तो फिर एनसीएलटी क्या करेगा, कंपनी को डायरेक्शन देगा कि आप एजीएम करवाएंगे, और जो कंपनी एजीएम करवाएगी फिर वो एनसीएलटी की डायरेक्शन पे करवाएगी। और वो डायरेक्शन किस सेक्शन में आई है कंपनी को, एन सेक्शन 96 में। और बकायदा डे टाइम फिक्स बकायदा सब कुछ कौन फिक्स करेगी, एनसीएलटी फिक्स करेगी। और वो जो बेटा मीटिंग हो रही है, वो मीटिंग कौन करवा रहा है, एनसीएलटी करवा रही है। और उस मीटिंग की एक खासियत क्या है बेटा, वैसे जब कंपनी खुद मीटिंग करवाती है सेक्शन 96 में एनुअल जनरल मीटिंग, तो वहां पर कोरम प्रेजेंट होना चाहिए। कोरम मतलब मिनिमम पर्सन मीटिंग में आने चाहिए। लॉ मेकर ने बेटा मिनिमम पर्सन बताए हैं, हम पढ़ेंगे। कोरम आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वैसे बता दूं, सुन लीजिए। वैसे क्या होता है आपके सिलेबस का फाउंडेशन में पार्ट नहीं है, कोरम क्या होता है। कोरम मतलब इतने मिनिमम पर्सन तो मीटिंग में आएंगे तभी मीटिंग करवाएंगे, अदरवाइज मीटिंग एडजॉर्न कर देंगे। अब प्राइवेट कंपनी में मीटिंग करवाने के लिए मिनिमम 2 पर्सन चाहिए होती मीटिंग करवाने के लिए। पब्लिक कंपनी में या तो 5 चाहिए, 10 या 15 चाहिए, 30 चाहिए, 3 लिमिट होती है। अगर ये भी नहीं आते ना मीटिंग में, अगर ये भी लोग मिनिमम मीटिंग में प्रेजेंट नहीं होते, सो मीटिंग को एडजॉर्न कर दी जाता है, दोबारा करवाई जाती है अगले हफ्ते। बट यहां पर सेक्शन 97 में एक खासियत क्या है कि अगर मान लीजिए आपकी जो मीटिंग है एनुअल जनरल मीटिंग, वो आपने खुद ने नहीं करवाई सेक्शन 97 में, एनुअल जनरल मीटिंग आपकी करवाई जा रही है, एनसीएलटी ऑर्डर दे रहा है आपको एनुअल जनरल मीटिंग करने के लिए, एनसीएलटी की डायरेक्शन पे आप एनुअल जनरल मीटिंग कर रहे हो। तो बेटा उस एनुअल जनरल मीटिंग के सेक्शन 97 के ऑर्डर पर जो आप मीटिंग करते हो, उस मीटिंग में अगर एक भी मेंबर क्यों ना आया हो, सेक्शन 97 में जो मीटिंग हो रही है एनसीएलटी के ऑर्डर पे, उस मीटिंग में एक भी पर्सन प्रेजेंट ना हो, पर एक भी पर्सन क्यों प्रेजेंट ना हो, चाहे मेंबर खुद आया है चाहे मेंबर का प्रॉक्सी आया। मीटिंग में 2 लोग आ सकते हैं, मेंबर खुद भी आ सकता है, मेंबर का प्रॉक्सी भी आ सकता है। तो चाहे मेंबर खुद आए चाहे मेंबर का प्रॉक्सी है, माना जाएगा मीटिंग में कोरम प्रेजेंट है, मीटिंग करवाई जाएगी। बट अगर कंपनी मीटिंग खुद करवाती है सेक्शन 96 में, सो मिनिमम प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 5, 15, 30 पर्सनली प्रेजेंट मेंबर होने चाहिए, प्रॉक्सी प्रेजेंट मेंबर नहीं होने चाहिए। मेंबर पर्सनली खुद आएंगे तो माना जाएगा कोरम प्रेजेंट है, प्रॉक्सी प्रेजेंट है तो नहीं माना जाएगा, मेंबर आए हैं तो पर्सनली मेंबर को आना पड़ता है। तो ये डिफरेंस है सेक्शन 97 की मीटिंग जो ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे रहा है और सेक्शन 96 की मीटिंग जो कंपनी खुद कर रही है। सो सेक्शन 97 क्या बोलता है, एनी मेंबर may make an application to tribunal। और यहां पर ट्रिब्यूनल का मतलब बेटा क्या है, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सो एनी मेंबर में मेक एन एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल फॉर कन्वीनिंग एनुअल जनरल मीटिंग। यहां पर किस लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, एप्लीकेशन क्यों दे रहा है कि हमारी कन्वीन करवा दीजिए एनुअल जनरल मीटिंग, वेयर कंपनी फेल्स टू कन्वीन एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है जी, ये रिक्वेस्ट आएगी एनसीएलटी के पास, मेंबर देगा। सो ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, द ट्रिब्यूनल बोले तो एनसीएलटी मे मेक एन ऑर्डर, ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है, मे मेक एन ऑर्डर टू कंपनी फॉर कन्वीनिंग एनुअल जनरल मीटिंग
मे मेक एन ऑर्डर टू कंपनी फॉर कन्वीनिंग एनुअल जनरल मीटिंग। तो जैसे ही एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन आई, ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है कंपनी को कन्वीन करने के लिए एनुअल जनरल मीटिंग में। अब जो मीटिंग हो रही है बेटा, ये एनसीएलटी डायरेक्शन पे हो रही है, मीटिंग हेल्ड परसुएंट टू एनसीएलटी ऑर्डर। जो मीटिंग किसके ऑर्डर पे हो रही है, एनसीएलटी के ऑर्डर पे। सो इवन ए सिंगल मेंबर, इवन ए सिंगल मेंबर even a single member personally present or present through proxy or present through proxy। अगर सिंगल मेंबर भी, इवन ए सिंगल मेंबर पर्सनली प्रेजेंट और प्रेजेंट थ्रू प्रॉक्सी shall be deemed to be quorum, shall be deemed to be quorum, माना जाएगा quorum प्रेजेंट है, मीटिंग करवा दीजिए। ये सेक्शन 97 बोलता है बेटा ओवर। तो सेक्शन 97 में हमने क्या पढ़ा कि सेक्शन 97 में जो एजीएम करवाई जा रही है, एनुअल जनरल मीटिंग किसके ऑर्डर पे करवाई जा रही है, सेक्शन 97 में एनुअल जनरल मीटिंग करवाई जा रही है ऑन ट्रिब्यूनल ऑर्डर, एनसीएलटी ऑर्डर। तो कोई भी मेंबर एप्लीकेशन दे सकता है ट्रिब्यूनल को फॉर कन्वीनिंग एनुअल जनरल मीटिंग कि हमारी एनुअल जनरल मीटिंग करवा दीजिए। और मेंबर कब जाएगा, वेयर कंपनी फेल्स टू कन्वीन एनुअल जनरल मीटिंग, जहां पर कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग करवाने में फेल हो जाती है। और ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जैसी एप्लीकेशन मिलेगी, जैसे ही एप्लीकेशन मिलेगी किसको, एनसीएलटी को, द ट्रिब्यूनल द ट्रिब्यूनल मे मेक एन ऑर्डर टू कंपनी फॉर कन्वीनिंग एनुअल जनरल मीटिंग। ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा, एनसीएलटी ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग करवाने के लिए। और जो भी मीटिंग हेल्ड होगी एनसीएलटी ऑर्डर से, उसमें मीटिंग में अगर एक मेंबर भी प्रेजेंट हुआ, चाहे सिंगल प्रेजेंट हुआ चाहे प्रॉक्सी थ्रू प्रेजेंट हुआ, माना जाएगा कोरम मीटिंग में प्रेजेंट है। तो ये एनसीएलटी की बेटा मीटिंग थी जो सेक्शन 97 में एनसीएलटी के ऑर्डर्स पे हो रही है। इसको अब आप नोट डाउन कर लीजिए बेटा, सेक्शन 97 नोट्स में कवर नहीं था तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी बच्चा डन, ये हमारा सेक्शन 97 भी कंप्लीट हो गया। तो बेटा हमने जो गवर्निंग एजीएम के प्रोविजन कंप्लीट कर लिए, और एजीएम के लिए हमने जो सेक्शन गवर्निंग पढ़े, पहले हमने सेक्शन 96 पढ़ा। सेक्शन 96 में एजीएम कौन करवा रहा है, कंपनी खुद करवा रही है। और अगर कंपनी ने एजीएम नहीं करवाई तो सेक्शन 99 पढ़ा, जहां पर हमने पढ़ा कंपनी ने अगर एजीएम नहीं करवाई तो सेक्शन 99 में क्या था बेटा, डिफॉल्ट था, पेनल्टी थी। तो सेक्शन 96 में कंपनी ने मीटिंग करवाई, 99 में पेनल्टी, और 99 में अगर 96 में अगर मीटिंग नहीं करवाई तो 97 में
ट्रिब्यूनल के ऑर्डर मीटिंग भी हो सकती है। तो 96 में कंपनी के ऑर्डर मीटिंग हो रही है और सेक्शन 97 में एनसीएलटी के ऑर्डर पे ट्रिब्यूनल एनसीएलटी के ऑर्डर पे कंपनी मीटिंग करवा रही है। सो ये हमारा एनुअल जनरल मीटिंग खत्म हो गया। अब हम चलते हैं दूसरी मीटिंग के ऊपर जो हमारी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। लॉ मेकर बच्चों कहता है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है जो सेक्शन 100 में है, जैसे मैंने आपको जब आज की क्लास जब शुरू की थी तो मैंने आज आपको बताया था कि जनरल मीटिंग्स दो तरह की होती है बच्चों। ये हमने ऊपर लिखा था, एक होती है एनुअल जनरल मीटिंग, एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एज वेल एज क्लास मीटिंग भी मैंने आपको बताई थी। क्लास मीटिंग जो पर्टिकुलर क्लास के लोगों की होती है और उनको भी सारे जनरल मीटिंग के प्रोविजन कंप्लाई करने पड़ते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग सेक्शन 100 में बोली गई है कि जो भी जनरल मीटिंग एजीएम नहीं होती वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स होती है। देखो क्या बोला गया, ऑल जनरल मीटिंग्स, कह रहा है कोई भी जनरल मीटिंग जो क्या नहीं है अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग, जो एनुअल जनरल मीटिंग नहीं है, आर कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स। मतलब जो भी एजीएम नहीं है फिर वो क्या है, ईजीएम है। एजीएम हमने सारे प्रोविजन पढ़े सेक्शन 96 में। जो कंपनी एजीएम करवाती नहीं करवाएगी 99 में पेनल्टी और 97 में एजीएम एनसीएलटी के ऑर्डर पे होती है। अब यहाँ पर बोला ईजीएम क्या होती है, ईजीएम वो होती है जो एजीएम नहीं होती। तो कोई भी ऐसी जनरल मीटिंग जो एजीएम नहीं है वो ईजीएम मानी जाएगी। And all business item transacted at EGM extraordinary general meetings are called special business। याद करिए जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर हम बात करें एनुअल जनरल मीटिंग की तो एनुअल जनरल मीटिंग में दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक ओबी एक एसबी। ओबी स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनरी बिजनेस, एसबी स्टैंड्स फॉर स्पेशल बिजनेस। बट जब हम बात करते हैं ईजीएम की तो बेटा ईजीएम में सारे के सारे बिजनेस एसबी होते हैं, स्पेशल बिजनेस होते हैं। कोई भी बिजनेस ओबी नहीं है, ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है। And following are the key provision provided in section 100 regarding the calling and holding of extraordinary general meeting। तो बेटा जो ईजीएम के बेटा जो प्रोविजन है वो सेक्शन 100 में दिए गए और एक सेक्शन हम और पढ़ेंगे 98, बस दो ही सेक्शन में ईजीएम कवर है। सेक्शन 100 में क्या क्या पढ़ेंगे, सेक्शन 100 में सबसे पहले पढ़ेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बाय बोर्ड का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद जब मर्जी चाहे ईजीएम करवा सकते हैं, शेयर होल्डर की सेक्शन 100 सबसेक्शन 1 पावर देते हैं। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास फिर पावर है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग करवा सकते हैं शेयर होल्डर की ईजीएम, बट अपनी चॉइस से नहीं, ऑन रिक्वेजिशन ऑफ शेयर होल्डर, जब उनको शेयर होल्डर की रिक्वेस्ट मिली है। ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 100 सबसेक्शन 2 में। और तीसरा हम पढ़ेंगे रिक्वेजिनेट्स, जो खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो भी मीटिंग करवा सकते हैं शेयर होल्डर की, अपनी मीटिंग करवा सकते हैं। ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 100 सबसेक्शन 4 में। और एक मीटिंग बेटा ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे होती है, एनसीएलटी के ऑर्डर पे ही होती है, सेक्शन 98 में। सो चार ईजीएम के प्रोविजन है जो हमें ईजीएम में पढ़ने हैं, उसके बाद ईजीएम भी हमारा ओवर हो जाएगा। चलो सबसे पहले हमने क्या देखा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी ईजीएम करवा सकते हैं। अच्छा, ईजीएम का कोई टाइम नहीं है। अगर आप गौर करो तो एजीएम का तो टाइम था कि फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर से 9 महीने के अंदर फर्स्ट एजीएम होनी चाहिए। उसके बाद जो सब्सिक्वेंट एजीएम होगी हर फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने के अंदर होनी चाहिए। ईजीएम में तो ऐसा कोई टाइम ही नहीं है। तो ईजीएम फिर कब होती है बेटा, एक एजीएम निकल चुकी है और अगली एजीएम करवाने में अभी टाइम है, अगले साल तक हम वेट नहीं करना चाहते। कोई पर्टिकुलर बिजनेस है जिसके लिए हमें शेयर होल्डर से कोई रेजोल्यूशन पास करवाना है। एक जनरल मीटिंग हमारी, एक एजीएम निकल गई है और नेक्स्ट एजीएम हमारी अगले साल आएगी। उस दौरान जो गैप है हम वेट नहीं कर सकते उतना कि हम उस बिजनेस को डिले कर सके। तो उस दौरान हम क्या करते हैं, बीच में क्या करते हैं, दो ईजीएम के बीच में कभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की चॉइस है वो ईजीएम करवा सकते हैं। सो ईजीएम जनरली कब करवाई जाती है, दो ईजीएम के बीच में करवाई जाती है। और सेक्शन 100 सबसेक्शन 1 पावर देता है द बोर्ड में, हियर बोर्ड मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, व्हेनेवर इट डीम्स फिट, जब भी उनको ठीक लगे, कॉल्स एन ईजीएम ऑफ द कंपनी, जब भी उनको ठीक लगे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी other than a wholly owned subsidiary of a company incorporated outside India shall be held at a place within India। ये बेटा नीचे हम पढ़ेंगे, इसका मैं लॉजिक बताऊंगा। ये जो प्रोवाइजो है, अभी क्या प्रोवाइजो क्या बोलता है अभी हम पढ़ेंगे इस प्रोवाइजो के बारे में, अमेंडमेंट एक्ट में आया था। बस अभी आप इतना समझिए, सेक्शन 100 सबसेक्शन 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। और सेक्शन 100 सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि अगर मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ईजीएम करवानी है, सो बोर्ड में व्हेनेवर इट डीम्स फिट, बोर्ड कभी भी जब बोर्ड को ठीक लगे,
बोर्ड में वेन एवर इट डीम्स फिट, जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ठीक लगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईजीएम करवा सकते हैं शेयर होल्डर की। दूसरा हम पढ़ते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईजीएम करवा सकते हैं ऑन रिक्विजिशन ऑन शेयर होल्डर रिक्वेस्ट अंडर सेक्शन 100 सब सेक्शन 2। अब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईजीएम करवाएगा, बट इस बार जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईजीएम करवा रहा है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद नहीं करवा रहा अपने आप, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिक्वेस्ट मिली है शेयर होल्डर से कि हमारी ईजीएम करवा दीजिए। शेयर होल्डर चाहते हैं उनकी ईजीएम हो, वो आकर मीटिंग में कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, जिस पर्टिकुलर बिजनेस को डिस्कशन करना चाहते हैं बताएंगे वो कंपनी को कि ये पर्टिकुलर बिजनेस है जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं, और उसके बाद कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनकी रिक्वेस्ट पे ईजीएम करवा देंगे। और ये जो ईजीएम हो रही है बेटा ऑन रिक्वेस्ट ऑफ शेयर होल्डर हो रही है। सो बोर्ड शैल ऑन द रिक्विजिशन मेड बाय, अगर बोर्ड के पास रिक्वेस्ट आई है तो बोर्ड करवा देगा बेटा कितने लोगों की रिक्वेस्ट। सो व्हेन एवर ए कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल, दूसरा कंपनी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल, दो केस लेते हैं। अच्छा ये कौन सा केस है कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो याद करिए आपने पढ़ा था गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, शुरुआती क्लास में हमने पढ़ा था। एक ऐसी कंपनी जिसमें गारंटी दी है मेंबर ने शुरुआती इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर, कोई कैपिटल नहीं दी, तो वो कंपनी कौन सी है, गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। और इधर बोला शेयर कैपिटल मतलब जो लिमिटेड बाय शेयर है, या गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। तो कह रहा है इसमें मेंबर हु होल्ड ऑन द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ रिक्विजिशन नोट लेस देन 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एज ऑन दैट डे कैरीज द राइट टू वोटिंग। मतलब ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल हो, भाई टोटल पेड अप शेयर कैपिटल का 1/10 जिन भी शेयर होल्डर के पास पेड अप शेयर कैपिटल है, अगर वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिक्वेस्ट कर दे तो सेक्शन 100 सब सेक्शन 2 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनकी रिक्वेस्ट पे ईजीएम करवा देंगे। और ये किसकी रिक्वेस्ट पे ईजीएम हो रही है, ये हो रही है बेटा शेयर होल्डर की रिक्वेस्ट पे ईजीएम हो रही है। दूसरा केस कौन सा है, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है। सो मेंबर हु हैव ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिक्विजिशन नोट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ मेंबर हैविंग ऑन द सैड डेट राइट टू वोट। जब बेटा शेयर कैपिटल ही नहीं है तो पेड अप शेयर कैपिटल की बात तो आएगी नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना बोला 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास टोटल वोटिंग पावर का कितना 1/10 टोटल वोटिंग पावर का 1/10 हिस्सा है जिनके पास, वो लोग रिक्वेस्ट करते कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनकी रिक्वेस्ट पे ईजीएम करवा देंगे। ये बोलता है सेक्शन 100 सबसेक्शन 2। ऊपर आपने पढ़ा था सेक्शन 100 सबसेक्शन 1 में कि ईजीएम हो रही है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद करवा रही है ईजीएम जब मर्जी उनको ठीक लग रहा है, दो बोर्ड मीटिंग दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में कभी भी उनको ठीक लगा उन्होंने ईजीएम करवा दी। सब सेक्शन 2 बोलता है अभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करवा रहे ईजीएम बट ऑन रिक्वेस्ट। और अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है, और अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर है, इनकी रिक्वेस्ट मिल जाए। अब जो रिक्वेस्ट देंगे सब सेक्शन 3 बोलता है रिक्विजिशन शुड सेट आउट द मैटर्स टू बी कंसिडर्ड एट द प्रपोज मीटिंग। अच्छा जो ये बेटा किन मैटर्स के लिए मीटिंग करवाना चाहते हैं, तो ये मैटर्स बेटा इस रिक्विजिशन में बताया जाएगा कि कौन से मैटर्स के लिए आप मीटिंग करवाना चाहते हैं। और रिक्विजिशन जो होगा रिक्विजिशन साइंड बाय द रिक्विजिनेट्स, ये रिक्विजिनेट्स जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो सारे लोग क्या करेंगे उस रिक्वेस्ट को साइन करेंगे। एंड रिक्विजिशन मस्ट बी सेंड टू रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, और देन कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर वो रिक्विजिशन फॉरवर्ड कर देंगे। अब कंपनी के पास वो रिक्विजिशन आ गई है अंडर सेक्शन 100 सबसेक्शन 2, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास रिक्वेस्ट आई है शेयर होल्डर की तरफ से हमारी ईजीएम करवा दो। सब सेक्शन 4 बोलता है बाय रिक्विजिनेट्स मीटिंग खुद करवा सकते हैं, कब, अंडर सेक्शन 100 सबसेक्शन 2। ये अब ध्यान से समझना, if the board does not within 21 days from the date of receipt of valid requisition in regard to any matter proceed to call a meeting for a consideration of that matter on a day not later than 45 days from the receipt of such requisition, the meeting may be called and held by the requisites themselves। सेक्शन 100 सबसेक्शन 4 बोलता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर 21 डेज के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम 45 डेज के अंदर मीटिंग नहीं करवाते ऑन शेयर होल्डर रिक्वेस्ट, जो अंडर सेक्शन 100 सबसेक्शन 2 उनको मिली थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिक्वेस्ट मिली थी अंडर सेक्शन 100 सबसेक्शन 2 शेयर होल्डर की तरफ से, कह रहा मिनिमम 21 डेज के अंदर मैक्सिमम 45 डेज के अंदर अगर बोर्ड मीटिंग नहीं करवाता, सो मीटिंग में बी कॉल्ड एंड हेल्ड बाय द रिक्विजिनेट्स देमसेल्फ। तो कह रहा जिन लोगों ने रिक्वेस्ट करी है वो खुद अपनी मीटिंग करवा लेंगे, ये पावर देता है अंडर सेक्शन 100 सबसेक्शन 4
एक्ट का पावर दे रहा है उन रिक्विजिट यूनिट्स को कि आप खुद मीटिंग करवा लीजिए अपनी। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपकी मीटिंग नहीं करवा रहे, मैक्सिमम टाइम कितना दिया आपको, 45 डेज का आपको वेट करना है। तो शेयर होल्डर ने रिक्वेस्ट करा, 45 डेज वेट करा, 45 डेज में मीटिंग अगर उनकी नहीं हुई तो वो खुद प्रोसीड कर सकते हैं मीटिंग करवाने के लिए। और ये कौन बोलता है, सेक्शन 100 सबसेक्शन 4 बोलता है। और मीटिंग बाय द रिक्विजिट यूनिट्स व्हेन बोर्ड फेल्स अंडर सबसेक्शन 2, शेयर होल्डर कब करवाएंगे, जब बोर्ड फेल हो गया। So however in such a case the meeting should be held within 3 months from the date of the requisition। और अगर मान लो रिक्विजिट्स खुद करवा रहे हैं मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अगर उनकी मीटिंग नहीं करवाई तो वो कितने टाइम में मीटिंग करवाएंगे, कह रहा है वो 3 मंथ्स के अंदर मीटिंग करवाएंगे। जिन लोगों ने रिक्वेस्ट करी है वो मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर मीटिंग करवा सकते हैं। 3 मंथ्स कहां से काउंट होंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट। जिस दिन कंपनी के शेयर होल्डर ने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऊपर 100 सबसेक्शन 2 में रिक्वेस्ट करा, वहां से 45 दिन वेट करा, अगर मीटिंग नहीं करवा पाई तो फिर मीटिंग नहीं हो पाई, अगर बोर्ड ने नहीं करवाई फिर मीटिंग कौन करवाएगा, रिक्विजिट यूनिट्स खुद करवाएंगे। और कह रहे कितने टाइम में करवाएंगे, 3 महीने के अंदर करवाएंगे। और 3 महीने कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट। जब रिक्वेस्ट करा होगा शेयर होल्डर ने तो पहले 45 दिन वेट ही करा होगा। जब रिक्वेस्ट करा शेयर होल्डर ने बोर्ड को तो पहले 45 दिन तो वेट ही करा। और अगर पहले 45 दिन में बोर्ड नहीं करा तो फिर अगले हमारे पास 3 महीने में से कितना टाइम बचा, सिर्फ 45 दिन का जो टाइम बचा। तो एक्चुअल में फिर शेयर होल्डर के पास, रिक्विजिट यूनिट्स के पास 3 महीने नहीं बच रहे, कितने बच रहे हैं, एक्चुअल में प्रैक्टिकली 45 दिन बच रहे हैं। बट यहाँ पर क्या लिखा है, फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट से आपको 3 महीने दिए जाएंगे, बट वो एक्चुअल में प्रैक्टिकली आप देखोगे 3 नहीं है, सिर्फ 45 दिन मिल रहे हैं आपको। ये मैं आपको समझाता हूं, ये डायग्राम के साथ ये जो बात बोली गई है। अगर मान लीजिए शेयर होल्डर ने रिक्वेस्ट करा बोर्ड को, 2 केस, अगर हैविंग शेयर कैपिटल वाला केस है तो जिनके पास 1/10 पेड अप शेयर कैपिटल का है, और अगर शेयर कैपिटल नहीं है कंपनी में, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास 1/10 टोटल वोटिंग पावर का है। यही हमने पढ़ा। इन लोगों ने रिक्वेस्ट करी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर 2018 को। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना टाइम लेंगे यहां से बेटा, मिनिमम 21 डेज, मैक्सिमम कितना 45 डेज। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 15, बेटा ये मैं प्रिज्यूम करके चलता हूँ 45 दिन 15 तारीख तक हो रहे हैं, आप ये मत करना है सर 16 तारीख को हो रहे हैं या 14 तारीख को हो रहे हैं। सो 1 अक्टूबर को 2018 को रिक्वेस्ट करा शेयर होल्डर ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, यहां से 45 दिन अगर हम काउंट करेंगे तो कितना बैठेगा, 15 नवंबर 2018। और अगर 15 नवंबर 2018 तक मीटिंग नहीं होती, बोर्ड फेल हो गया मीटिंग करवाने में, और ये रिक्वेस्ट जो करी गई थी शेयर होल्डर द्वारा, ये रिक्वेस्ट शेयर होल्डर ने किस सेक्शन में की थी, अंडर सेक्शन 100 सबसेक्शन 2, बोर्ड फेल हो गया तो फिर मीटिंग कौन करवाएंगे, शेयर होल्डर खुद करवाएंगे। और कह रहा है जिस दिन रिक्वेस्ट करिए वहां से 3 महीने में करवाएंगे, यहां से 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट, 3 मंथ्स फ्रॉम रिक्वेस्ट, जिस दिन रिक्वेस्ट दी है वहां से 3 महीने में शेयर होल्डर खुद मीटिंग करवाएंगे। और बेटा ये मीटिंग जो करवाएंगे 3 महीने में फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट, तो यहां से अगर हम काउंट करें 1 अक्टूबर से, तो अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर, तो मतलब मानकर चलते 31 दिसंबर 2018 तक का टाइम आया 3 महीने में। बट अगर मैं इसके और इसके बीच में डिफरेंस देखूं तो कितना डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ 45 डेज का। क्योंकि जिस दिन शेयर होल्डर ने बोर्ड को रिक्वेस्ट करा था बच्चों, जिस दिन शेयर होल्डर ने बोर्ड को रिक्वेस्ट करा था, पहले 45 दिन तो शेयर होल्डर ने वेट ही करा होगा ना। 15 नवंबर तक खुद कौन करवा दे, बोर्ड करवा दे। और अगर नहीं करवाएंगे तभी तो शेयर होल्डर प्रोसीड करेंगे आगे। और अगर शेयर होल्डर प्रोसीड करेंगे तो 3 महीने में कर लेंगे मैक्सिमम फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट। बट उनको प्रैक्टिकली कितना टाइम मिल रहा है, 45 डेज मिल रहा है, ना कि 3 महीने मिल रहा है। ये मैं समझाना चाह रहा था जो यहाँ बोला गया है सेक्शन 100 सबसेक्शन 4 में। आगे बात समझ। अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। शेयर होल्डर खुद मीटिंग करवाएंगे, बस ध्यान से सुन लीजिए, शेयर होल्डर खुद मीटिंग करवाएंगे। जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड किए जाएंगे मीटिंग करवाने में, शेयर होल्डर खुद करेंगे। पहले सारे खर्चे मीटिंग के कौन करेंगे, रिक्विजिट यूनिट शेयर होल्डर खुद करेंगे। बाद में वो सारे के सारे खर्चे रिकवर कर लेंगे कंपनी से, और कंपनी वो खर्चे सारे रिकवर कर लेगी उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन से डिडक्ट करके, जिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डिफॉल्ट था उस मीटिंग को ना करवाने में।
बिकॉज मीटिंग करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बोर्ड की थी, और अगर बोर्ड नहीं कर पाए तभी तो शेयर होल्डर करवा रहे हैं। और बेटा ये शेयर होल्डर जो करवाएंगे खर्चे पहले शेयर होल्डर बियर कर देंगे, बाद में कंपनी से रिकवर कर लेंगे, और कंपनी एक्चुअल जो डायरेक्टर डिफॉल्ट में है उनसे रिकवर कर लेगी। आगे बात समझ। तो ये 3 प्रोविजन हमारे कंप्लीट हो गए कि सब सेक्शन 1 में, सेक्शन 100 सब सेक्शन 1 में हमने पढ़ा कि ईजीएम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करवा सकता है जब भी उसको ठीक लगे। दूसरा, अंडर सेक्शन 100 सब सेक्शन 2 पढ़ा में, ईजीएम करवाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब उसके पास रिक्वेस्ट आई हो। रिक्वेस्ट कितने मेंबर द्वारा? तो कंपनी में अगर शेयर कैपिटल है तो ऐसे मेंबर जिनके पास 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल हो, और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो ऐसे मेंबर जिनके पास 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर हो। तो मिनिमम 21 डेज, मैक्सिमम 45 डेज दिए जाएंगे अगर मीटिंग नहीं करवाते अंडर सब सेक्शन 2। तो सब सेक्शन 4 में मीटिंग खुद कौन करवा लेंगे? रिक्वेस्ट यूनिट्स खुद करवा लेंगे, शेयर होल्डर खुद करवाएंगे। और इनको कितना टाइम दिया गया? 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट। बट उस डेट ऑफ रिक्वेस्ट से 3 मंथ्स में अगर आप उस 45 डेज को लेस कर दोगे जो सब सेक्शन 2 में बोर्ड ने हमारे हमारे वेस्ट कर दिए, तो एक्चुअल में हमारे पास टाइम सिर्फ कितना बचेगा? 45 डेज बचेगा, जो मैंने आपको भी समझाया एक डायग्राम के साथ। और लास्ट ईजीएम हमारी कौन करवा सकता है? ट्रिब्यूनल भी करवा सकता है सेक्शन 98 में। ये लास्ट सेक्शन है ईजीएम का। बट उससे पहले जो मैंने आपको ये सेक्शन 100 सब सेक्शन 2 और सेक्शन 100 सब सेक्शन 4 ये दोनों क्लब करके जो समझाया टाइमिंग के साथ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बेटा। हाँ जी बच्चों, डन, लिख लिया। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा 100 सबसेक्शन 4 भी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 98 की, जो बात करता है पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल ईजीएम। अभी आपने सब सेक्शन 100 सबसेक्शन 1 में पढ़ा, सबसेक्शन 2 पढ़ा, सबसेक्शन 4 पढ़ा। अब लास्ट आप पढ़ने वाले हैं कि ईजीएम ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे भी हो सकती है। कब? देखो ध्यान से, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल ईजीएम सेक्शन 98। याद करो सेक्शन 97 में भी पावर थी ट्रिब्यूनल की, बट पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल एजीएम था वहां पर। सेक्शन 97 में ट्रिब्यूनल एजीएम करवा रहा था, जो मैंने लिखवाया था आपको। और सेक्शन 98 में ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर रहा है ईजीएम करवाने के लिए। कब? तो सेक्शन 98 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स इफ फॉर एनी रीजन, अगर किसी भी रीजन की वजह से इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू कॉल ए मीटिंग ऑफ ए कंपनी, अगर कंपनी की मीटिंग करवाना इम्प्रैक्टिकेबल है, और टू होल्ड और कंडक्ट द मीटिंग ऑफ द कंपनी, द एनसीएलटी में आइदर स्यू मोटो, या तो एनसीएलटी खुद, अगर कंपनी की मीटिंग करवाना इम्प्रैक्टिकेबल है, मीटिंग करवाना पॉसिबल नहीं है, तो एनसीएलटी आइदर स्यू मोटो और ऑन एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टर, या फिर एनसीएलटी के पास डायरेक्टर की एप्लीकेशन आई है या फिर मेंबर की एप्लीकेशन आई है, हु वुड बी एंटाइटल्ड टू वोट, ऑर्डर ए मीटिंग ऑफ द कंपनी। 3 केस बेटा बताया गया। तो एनसीएलटी को खुद लग रहा है, स्यू मोटो का मतलब बाय इटसेल्फ, एनसीएलटी को या तो खुद लग रहा है कि मीटिंग करवाना इम्प्रैक्टिकेबल है, या फिर एनसीएलटी के पास डायरेक्टर की एप्लीकेशन आई है या फिर मेंबर की एप्लीकेशन आई है, तो एनसीएलटी ऑर्डर कर देगा मीटिंग को कॉल्ड करने के लिए, हेल्ड करने के लिए एंड कंडक्ट करने के लिए इन सच ए मैनर एज द एनसीएलटी थिंक्स फिट। जो मैनर एनसीएलटी को ठीक लगेगा उस मैनर में एनसीएलटी बोल देगा ईजीएम करवाओ अपनी, एंड गिव सच एंसिलरी और कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शन एज द एनसीएलटी थिंक्स फिट। और बकायदा आपको क्या करेगा? एंसिलरी और कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शन देगा, इंक्लूडिंग डायरेक्शन मॉडिफाइंग और सप्लीमेंटिंग इन रिलेशन टू कॉलिंग, होल्डिंग एंड कंडक्टिंग ऑफ द मीटिंग and the operation of the provision of the act or the articles of company,
एंड प्रोवाइडेड दैट सच डायरेक्शन में इंक्लूड ए डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में ये भी डायरेक्शन हो सकती है दैट वन मेंबर ऑफ द कंपनी प्रेजेंट इन पर्सन और प्रॉक्सी शैल बी डीम्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ए मीटिंग। ये सेक्शन 97 में भी मैंने आपको बताया था कि जो सेक्शन 97 में एनसीएलटी के ऑर्डर पे मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में एक मेंबर पर्सनली प्रेजेंट हो चाहे उसका कोरम प्रेजेंट हो, माना जाएगा मीटिंग प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूट हुई है। बट इन जनरल मीटिंग करवाने के लिए बेटा मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं, पर जो एनसीएलटी मीटिंग करवाता है उसमें कोई मिनिमम पर्सन रिक्वायर्ड नहीं होते, एक पर्सन से भी मीटिंग हो जाती है। तो सेक्शन 97 में जो मेंबर की एजीएम करवाई ट्रिब्यूनल ने अपने ऑर्डर से, और सेक्शन 98 में जो ट्रिब्यूनल ने अपने ऑर्डर से ईजीएम करवाई, इन दोनों मीटिंग में एक भी मेंबर अगर प्रेजेंट है इन पर्सन और प्रॉक्सी, माना जाएगा वो मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट हुई है प्रॉपर। एंड सेक्शन 98 सब सेक्शन 2, जो भी मीटिंग कॉल हुई है, हेल्ड हुई है, कंडक्ट हुई है एनसीएलटी ऑर्डर पे, माना जाएगा वो कंपनी ने खुद ही मीटिंग करवाई है, जैसे कि तो हुई तो एनसीएलटी ऑर्डर पे है, एनसीएलटी ऑर्डर पे है, पर सब सेक्शन 2 बोलता है कि मान लिया जाए, डीम्ड कर लिया जाए जैसे कि वो मीटिंग किसने कराई है, खुद कंपनी ने ही करवाई है। दिस इज ऑल अबाउट ईजीएम। बेटा ईजीएम के प्रोविजन खत्म हो गए। आपने ईजीएम के प्रोविजन सेक्शन 98 में पढ़े और 100 में पढ़े। सेक्शन 100 में आपने 3 सबसेक्शन पढ़े, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 4। ये आपने सबसेक्शन पढ़े, और सेक्शन 98 4 केस आपने ईजीएम के पढ़े, ईजीएम कंप्लीट हो गया। एजीएम के लिए आपने सेक्शन 96 पढ़ा था, 97 पढ़ा था, 99 पढ़ा था। ये आपके गवर्निंग प्रोविजन एजीएम के थे। और अब आपने क्या पढ़ लिया, सेक्शन 98 और सेक्शन 100, ये आपके गवर्निंग प्रोविजन है ईजीएम के ऊपर। बेटा ये हमारे प्रोविजन हम कर चुके हैं, 5 सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है। उतना ही बता रहा हूं बेटा जितना आपके सिलेबस का पार्ट है। यही अगर मैं सीएस एग्जीक्यूटिव को पढ़ाता होता बेटा, तो आप बिलीव में ये सेक्शन 96 पे करीबन मैं 3 से 4 घंटे डिवोट कर सकता हूं। मेरे पास इतना कंटेंट है, आपके मॉड्यूल में दिया और लॉ मेकर ने जो दिया कंटेंट है, बहुत सारी केस स्टडीज है उसको डिस्कस करता, बहुत सारे और भी प्रोविजंस है, बट आपको बताने का फायदा नहीं, बिकॉज आपके सिलेबस का पार्ट यही था जो मैंने आपको बताया। बट ये भी मैंने आपको बहुत इन डेप्थ में बता दिया ताकि आपकी नॉलेज के लिए आपकी अच्छा रही। तो ये सेक्शन 96, 97, 99 एजीएम में पढ़ा, सेक्शन 98, 100 ईजीएम में पढ़ा। अब बेटा सेक्शन 101 देखिए। सेक्शन 101 बात करता है नोटिस ऑफ द मीटिंग। बेटा जब शादी होती है तो बकायदा शादी के लिए वेडिंग कार्ड भेजा जाता है या फिर अपने आप आ जाते हैं मेहमान? वेडिंग कार्ड भेजा जाता है, और भेजने के बाद भी कुछ लोगों को रह जाता है, फिर वो नाराज हो जाते हैं। चाचा मामा फुफड़ कोई तो निकलेगा जो नाराज हो जाएगा शादी में। कोई ऐसी शादी हुई नहीं जो जिसमें नाराज ना हो कोई रिश्तेदार। तो हमें क्या करना पड़ता है, वेडिंग के लिए इनविटेशन कार्ड देना पड़ता है। जैसे वैसे ही सेक्शन 101 कहता है कोई भी मीटिंग करवाओ, चाहे एनुअल जनरल मीटिंग करवाओ, चाहे ईजीएम करवाओ, चाहे एजीएम करवाओ, भाई जनरल मीटिंग कोई भी हो, मीटिंग करवाने से पहले आपको प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा। ये बोलता है सेक्शन 101 बोलता है। आगे बात समझ। So a general meeting of a company may be called by giving not less than clear 21 days notice। मतलब कम से कम कितने दिन पहले? 21 डेज मत बोलना, 21 क्लियर डेज बोलना, बिकॉज यहां पर वर्ड क्या लिखा है, 21 क्लियर डेज लिखा है। और बोला 21 क्लियर डेज पहले आपको क्या करना है, नोटिस देना है। और नोटिस कैसे देना है, या तो राइटिंग में देना है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में देना है। या तो ईमेल कर दीजिए इलेक्ट्रॉनिक मोड में, राइटिंग में भेज दीजिए। और अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में नोटिस भेजेंगे तो शैल बी गिवन इन सच ए मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड रूल नंबर 18। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मैनर में भेजेंगे तो इसका मैनर कहाँ दिया गया, रूल नंबर 18 में दिया गया। किसका रूल नंबर 18? तो बेटा अब ये रूल नंबर 18 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014 रूल्स है, वहां पर ये है। इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, ये जो वर्ड आपने 21 डेज पढ़ा है, इस वर्ड को सब्सटीट्यूट कर दिया गया 14 क्लियर डेज। 5 जून 2014 को नोटिफिकेशन आई थी ये। अब मतलब ये क्लियर 21 डेज, क्लियर 14 डेज क्या होता है, मीटिंग से पहले क्लियर 21 डेज पहले नोटिस दिया जाएगा। और अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो 14 क्लियर डेज पहले नोटिस दिया जाएगा। ये क्लियर डेज क्या होता है देखो ध्यान से। कह रहा है जिस दिन नोटिस सेंड कर रहे हो एंड जिस दिन मीटिंग हो रही है शैल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल काउंटिंग द 21 डेज। मतलब हमने जिस दिन नोटिस भेजा, डे ऑफ सेंडिंग नोटिस, जिस दिन हम नोटिस भेज रहे हैं, एक तो वो डे, दूसरा डे ऑफ मीटिंग, इन दोनों को बेटा एक्सक्लूड करना है 21 डेज में।
और इसके जो बीच का गैप है वो मिनिमम 21 डेज होना चाहिए, और इन 2 डे को जब हम एक्सक्लूड करते हैं इसको बोलते हैं क्लियर 21 डेज। आगे बात समझ। और अगर सेक्शन 8 कंपनी की मीटिंग हो, ये तो नॉर्मल कंपनी की बात है, अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी उसकी मीटिंग है, सो बेटा क्लियर 21 डेज की जगह पर क्या हो जाएगा, क्लियर 14 डेज हो जाएगा। आगे बात समझ। और क्लियर 14 डेज में भी डे ऑफ सेंडिंग नोटिस और डे ऑफ मीटिंग को एक्सक्लूड कर देंगे। सो आपको 2 डेज इंक्लूड एक्सक्लूड करने हैं, एक तो डे ऑफ सेंडिंग नोटिस और डे ऑफ मीटिंग, ये दोनों एक्सक्लूड कर दीजिए। फिर जो बीच का गैप है वो मिनिमम 21 डेज होना चाहिए। इट मींस देयर शैल बी 21 क्लियर डेज गैप, मतलब 21 क्लियर डेज गैप होना चाहिए ऑन विच नोटिस इज सेंड एंड द डे ऑन विच मीटिंग इज टू बी कंडक्टेड। जिस दिन नोटिस भेजा और जिस दिन मीटिंग होनी है उसके बीच में कम से कम कितना गैप होना चाहिए, 21 डेज का। अच्छा 40 डेज का हो सकता है, बहुत बढ़िया बात है, पहले भेज सकते हो, 40 दिन पहले भेज दो कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम 21 डेज तो पहले पहुंच ही जाना चाहिए। अच्छा आप 19 दिन पहले भेज रहे हो, 18 दिन पहले भेज रहे हो, वो नहीं चलेगा, कम से कम 21 डेज पहले भेज दो। तो ये बेटा नोटिस की बात हो गई। तो नोटिस कितने दिन पहले भेजा जाता है, पहले तो नोटिस का गवर्निंग सेक्शन 101 है, और नोटिस कितने दिन पहले भेजा जाएगा, मीटिंग से क्लियर 21 डेज पहले, और अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है तो मीटिंग से क्लियर 14 डेज पहले। और एक क्लियर डेज में बेटा 2 डेज हम एक्सक्लूड करने हैं, डे ऑफ सेंडिंग नोटिस एंड डे ऑफ मीटिंग, हम दोनों जगह एक्सक्लूड कर देंगे। सर एक और प्रोविजन है शॉर्टर नोटिस, बेटा ये ध्यान से समझिएगा, शॉर्टर नोटिस क्या होता है, शॉर्टर नोटिस ध्यान से समझिएगा। शॉर्टर नोटिस का मतलब होता है अगर मान लीजिए कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है 21 डेज पहले नोटिस भिजवाना, कंपनी कह रही है मुझे 10 दिन बाद मीटिंग करवानी है, कंपनी कह रही है मेरे को 10 दिन बाद ही मीटिंग करवानी है, मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं 21 डेज पहले नोटिस दे पाऊं, सो लॉ मेकर कहता है फिर उस केस में शॉर्टर नोटिस भेज दो, 21 डेज से कम डे वाला नोटिस जिसको शॉर्टर नोटिस भेजते हैं वो दे दो, उससे मीटिंग करवा लो। बट उस शॉर्टर नोटिस से शेयर होल्डर जिनको नोटिस भेज रहे हो वो ऑब्जेक्ट ना करे, मतलब वो सेटिस्फाइड हो जाए कि आपने कम दिन पहले हमें दिया, 21 डेज पहले नहीं भेजा, शॉर्टर नोटिस भेजा, बट हमें कोई ऐतराज नहीं है इस चीज से। तो प्रोवाइडेड दैट ए जनरल मीटिंग ऑफ मे बी कॉल्ड आफ्टर गिविंग ए शॉर्टर नोटिस, आप जो जनरल मीटिंग करवा रहे हैं शॉर्टर नोटिस देकर भी करवा सकते हैं। शॉर्टर नोटिस में जो पीरियड होगा वो स्पेसिफाइड है जो सबसेक्शन 1 में 21 डेज, उससे कम वाला कब करवा सकते हैं, इफ कंसेंट इन राइटिंग और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड इज अकॉर्डेड देयर टू। अगर आपके पास कंसेंट आ जाए बेटा कितने मेंबर्स की, अगर एनुअल जनरल मीटिंग करवा रहे हैं तो नोट लेस देन 95% ऑफ मेंबर्स एंटाइटल टू वोट, तो 95% मेंबर वोट डाल फेवर में पहले ही कंसेंट दे दे कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आप शॉर्टर नोटिस से मीटिंग करवा रहे हो। और इन केस ऑफ एनी अदर जनरल मीटिंग, एनी अदर जनरल मीटिंग मतलब ईजीएम की बात कर रहे हैं, सो बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, if company has a share capital majority number of members, मतलब majority numbers of member entitled to vote and who represent not less than 95% of such part of the paid up share capital as gives a right to vote at a meeting। तो मतलब ऐसे मेंबर जो मेजोरिटी नंबर है, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर है उसका मेजोरिटी मेंबर, और उन मेजोरिटी मेंबर के पास 95% पेड अप शेयर कैपिटल हो, अगर इनकी कंसेंट मिल जाए। अच्छा एजीएम में तो कोई दिक्कत नहीं, एजीएम में तो सिंपली क्या बोला, अगर एजीएम करवा रहे हो तो 95% जिन मेंबर्स के पास एंटाइटलमेंट है, राइट है वोट डालने का, अगर उनकी कंसेंट मिल जाए। ईजीएम में थोड़ा मामला ट्रिकी है, ईजीएम में क्या बोला, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो ऐसे मेंबर जो अपने आप में मेजोरिटी है, टोटल मेंबर जितने भी हैं उसका मेजोरिटी मेंबर, और प्लस उन मेजोरिटी मेंबर्स के पास कितने परसेंट टोटल पेड अप शेयर कैपिटल हो, 95%, अगर इन्होंने आपको कंसेंट दे दी, ऑब्जेक्शन नहीं करा, तो आप फिर शॉर्टर नोटिस से मीटिंग करवा लीजिए। और अगर मान लीजिए कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो ऐसे मेंबर जिनके पास 95% वोट है टोटल वोटिंग पावर का, वो कंसेंट दे दे। तो अगर मान लीजिए शेयर कैपिटल है तो 95% किसका, पेड अप शेयर कैपिटल का, और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो 95% टोटल किसका, वोटिंग पावर का। समझ आ गया। तो इनकी कंसेंट चाहिए होगी बेटा, पहले हमें इनकी कंसेंट चाहिए होगी, चाहे हम एजीएम करवाएं चाहे ईजीएम करवाएं, शॉर्टर नोटिस पे अलाउड है। अगर एजीएम करवा रहे हैं शॉर्टर नोटिस पे तो 95% मेंबर जिनके पास एंटाइटलमेंट है वोट डालने का, उनकी कंसेंट चाहिए। और अदर जनरल मीटिंग करवा रहे हैं एजीएम के अलावा, 2 केस, अगर शेयर कैपिटल है तो ऐसे मेंबर जो मेजोरिटी नंबर्स है और उनके पास 95% पेड अप शेयर कैपिटल है, और दूसरा अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो ऐसे मेंबर जिनके पास 95% टोटल वोटिंग पावर है। ये बात आ गई समझ। इन लोगों की कंसेंट ले लीजिए बेटा पहले, फिर आप शॉर्टर नोटिस से मीटिंग करवा लीजिए, मीटिंग आपकी वैलिड है।
बट अगर इतने मेंबर की बिना कंसेंट लिए शॉर्टर नोटिस में मीटिंग करवा रहे हो, मीटिंग वैलिड नहीं है वो। तो मतलब अगर शॉर्टर नोटिस में मीटिंग करवानी है तो मिनिमम इतने मेंबर की कंसेंट रिक्वायर्ड है। आगे देखते हैं जी, प्रोवाइडेड फर्दर दैट where any member of company is entitled to vote only on some resolution or resolution to be moved at a meeting and not on others, those members shall be taken into account for the purpose of this subsection in respect of former resolution or resolution not in respect of the later। अब जिन मेंबर्स के पास कुछ रेजोल्यूशन के वोट डालने के लिए पावर है और कुछ रेजोल्यूशन पे वोट डालने के लिए पावर नहीं है, तो उनको बेटा क्या कर लिया जाएगा, कंसिडर कर लिया जाएगा। जब कंसेंट देने की बात आएगी 95% की, तो उनको भी उसमें ऐड कर लिया जाएगा, पार्ट मान लिया जाएगा। ये हमारे शॉर्टर नोटिस के प्रोविजन कंप्लीट हो गया बेटा, सेक्शन 101 कंप्लीट। तो पहले आपने ईजीएम पढ़ा बेटा, ईजीएम सेक्शन 9800 में कंप्लीट कर लिया। फिर हमने नोटिस भी कंप्लीट कर लिया सेक्शन 101 में, जिसमें पहला प्रोविजन ये पड़ा 21 क्लियर डेज पहले भेजना है, और सेक्शन 8 कंपनी में 14 क्लियर डेज पहले नोटिस देना है। और दूसरा, अगर ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए 21 क्लियर डेज वाला नोटिस देना, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, शॉर्टर नोटिस देकर भी मीटिंग करवा सकते हैं। हाँ जी, बात आगे समझ पक्का। अब एक चीज देखिए बेटा, आप बोलोगे सर आपने एजीएम में तो डे टाइम प्लेस बताया था ना, एजीएम में डे टाइम प्लेस आपने बताया था, मैंने आपको एजीएम में डे टाइम प्लेस बताया था। एजीएम में डे कौन सा होना चाहिए, कोई भी एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलिडे, टाइम 9 AM to 6 PM, प्लेस रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर विद इन सिटी, विद इन टाउन, विद इन विलेज। बट ईजीएम में कोई डे टाइम प्लेस नहीं बताया कंपनीज एक्ट ने, आप कोई भी रख सकते हैं। बट सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड है जो आईसीएसआई द्वारा बनाए गए, वो डे टाइम प्लेस की बात करते हैं, एजीएम वाली ही। बट यहाँ पर बोला गया अगर मान लीजिए जो ईजीएम हो रही है ऐसी कंपनी की, जो मैंने ऊपर छुड़वाया था बेटा आपको, ये EGA provided that extraordinary general meeting of company other than of wholly owned subsidiary of company incorporated outside India, other than मतलब मान लीजिए कंपनी की सब्सिडरी है, सब्सिडरी कंपनी है आउटसाइड इंडिया, उसकी जो मीटिंग होनी चाहिए शैल बी हेल्ड एट ए प्लेस विद इन इंडिया, वो कहाँ होगी, इंडिया में ही। और अगर होली ओन्ड सब्सिडरी है, होली ओन्ड सब्सिडरी है, तो उसकी ईजीएम जरूरी नहीं है इंडिया में, उसकी ईजीएम कहाँ हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। ये बेटा इंसर्ट करा गया था प्रोवाइजो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 में। सो इन जनरल ईजीएम के लिए डे टाइम प्लेस कोई फिक्स नहीं करा लॉ मेकर ने, डे टाइम फिक्स कुछ भी नहीं है। पर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड जो आईसीएसआई ने बनाया है उसमें डे टाइम प्लेस है, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो बस इतनी सी बात बोलता है, वही डे टाइम प्लेस जो एजीएम का होता है वही फॉलो कर लेते हैं। बट इतना याद रखिएगा, अगर ईजीएम किस कंपनी की हो रही है, एक सब्सिडरी कंपनी जो आउटसाइड इंडिया है, तो उसकी ईजीएम इंडिया में ही होनी चाहिए। बट अगर वो सब्सिडरी कंपनी होली ओन्ड सब्सिडरी है, होली ओन्ड मतलब 100%, उसमें पैसा किसका लगा, इंडियन कंपनी का लगा, जो सब्सिडरी बाहर है, तो बेटा फिर वो उसकी जो एजीएम है वो कहाँ हो सकती है, वो ईजीएम सॉरी कहाँ हो सकती है, बाहर ही हो सकती है। हाँ जी, ये कंप्लीट हो गया बेटा हमारा, ईजीएम भी कंप्लीट और हमारा कंप्लीट हो गया, ईजीएम भी कंप्लीट, एजीएम भी कंप्लीट, नोटिस भी कंप्लीट। अब बेटा कंटेंट ऑफ नोटिस आपको पता है, प्लेस कौन सा होना चाहिए मीटिंग के लिए, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर सेम सिटी टाउन विलेज जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस है। डे कौन सा होना चाहिए, कोई भी डे पे मीटिंग करवा सकते हो एक्सेप्ट नेशनल हॉलिडे। टाइम कौन सा होना चाहिए, कभी भी करवा लीजिए 9 AM to 6 PM के बीच में। एजेंडा क्या होता है बेटा, एजेंडा का मतलब जब हम नोटिस भेजते हैं तो बेटा एजेंडा जो स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस हमें क्या करनी है, ट्रांजैक्ट करनी है उस मीटिंग में, उस पर्टिकुलर मीटिंग में जो बिजनेस हमें ट्रांजैक्ट करना है उसका एजेंडा भी हम साथ में अटैच करके भेजते हैं। बट एक चीज याद रखिए, अगर मान लीजिए स्पेशल बिजनेस कर रहे हैं आप मीटिंग में, तो आपको नोटिस के साथ एक स्टेटमेंट भी अटैच करनी पड़ती है, उस स्टेटमेंट को बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट शुड बी अटैच्ड अबाउट सच आइटम। कौन सी जब मीटिंग करवा रहे हो, चाहे एजीएम करवाओ चाहे ईजीएम करवाओ, अगर बिजनेस कौन सा है, स्पेशल बिजनेस। अगर एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस है तो सिर्फ नोटिस जाएगा, और अगर ऑर्डिनरी बिजनेस के साथ स्पेशल बिजनेस भी है तो नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी जाएगी। और ईजीएम में तो सारे ही सारे बिजनेस क्या होते हैं, स्पेशल बिजनेस, तो हर एक बिजनेस के लिए क्या जाएगी, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। नाम से समझ आ रहा है, जो एक्सप्लेन करेगी, रीजन कारण बताएगी ये पर्टिकुलर बिजनेस क्यों करा जा रहा है। अब आगे देखिए, प्रॉक्सी क्लॉज विद रीजनेबल प्रोमिनेंस। प्रॉक्सी क्लॉज विद रीजनेबल प्रोमिनेंस क्या बोलता है, एक प्रॉक्सी क्लॉज भी आप डलवाइए, मतलब जब नोटिस भेज रहे हैं शेयर होल्डर को, तो उसमें बेटा एक प्रॉक्सी क्लॉज डलवा दीजिए रीजनेबल प्रोमिनेंस के साथ, मतलब कि जो मेंबर एंटाइटल्ड है मीटिंग में आने के लिए, मीटिंग में वोट डालने के लिए, उनका एंटाइटलमेंट है मीटिंग में, वो खुद ना आए, वो किसी अपने प्रॉक्सी को भेज सकते हैं। सो एवरी नोटिस कॉलिंग ए मीटिंग ऑफ ए कंपनी विच हैज ए शेयर कैपिटल, हर कंपनी
जो मीटिंग करवा रही है जिसमें शेयर कैपिटल है, और द आर्टिकल्स ऑफ विच प्रोवाइड फॉर वोटिंग बाय प्रॉक्सी एट ए मीटिंग, और जिसका आर्टिकल क्या करता है, प्रोवाइड करता है वोटिंग बाय प्रॉक्सी, शुड कैरी विद रीजनेबल प्रोमिनेंस। तो नोटिस में क्या होना चाहिए, एक रीजनेबल क्लॉज होना चाहिए, प्रोमिनेंस होना चाहिए, ए स्टेटमेंट दैट मेंबर एंटाइटल्ड टू अटेंड ए वोट इज एंटाइटल्ड टू अपॉइंट ए प्रॉक्सी, और स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि जो मेंबर एंटाइटल्ड है मीटिंग को अटेंड करने के लिए एंड वोट डालने के लिए, इज एंटाइटल्ड टू अपॉइंट प्रॉक्सी, जो मीटिंग में जो भी आ सकता है, अटेंड कर सकता है और वोट डाल सकता है, वो प्रॉक्सी पे अपॉइंट कर सकता है। और वेयर दैट इज अलाउड, और अगर ऐसा अलाउड है, वन और मोर प्रॉक्सी टू अटेंड एंड वोट इंस्टेड ऑफ हिमसेल्फ, और अगर ऐसा अलाउड है तो फिर आपकी जगह पर बेटा एक या एक से ज्यादा प्रॉक्सी आकर मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। बट ए प्रॉक्सी नीड नॉट टू बी मेंबर, बट प्रॉक्सी क्या नहीं होना चाहिए, मेंबर नहीं होना चाहिए। मतलब प्रॉक्सी मे बी ए मेंबर और मे नॉट बी ए मेंबर, मे और मे नॉट बी ए मेंबर। मतलब जो प्रॉक्स आप जिसको प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहे हो, जरूरी नहीं है वो प्रॉक्सी जिसको आप अपॉइंट कर रहे हो उसी कंपनी का मेंबर हो, वो उस कंपनी का मेंबर हो भी सकता है, मे और मे नॉट उस कंपनी का मेंबर नहीं भी हो सकता। ये आ गई बेटा बात समझ। तो ये हमने जब नोटिस भेजते हैं उस नोटिस में क्या होना चाहिए, प्रॉक्सी क्लॉज विद रीजनेबल प्रोमिनेंस होना चाहिए। और आपने पढ़ा था नोटिस जो भेजते हैं उस नोटिस को हम कैसे भेज सकते हैं, नोटिस को हम फिजिकल मैनर में भी भेज सकते हैं और नोटिस को हम इलेक्ट्रॉनिक मैनर में भी भेज सकते हैं। नोटिस फिजिकल मैनर में भी जा सकता है और इलेक्ट्रॉनिक मैनर में भी। सो ए कंपनी में गिव नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, कंपनी चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज सकती है। और इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या, मींस एनी कम्युनिकेशन सेंट बाय कंपनी थ्रू इट्स ऑथराइज्ड एंड सिक्योर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। एक ऐसा मोड बेटा जो क्या है, ऑथराइज एंड सिक्योर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम है, विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कन्फर्मेशन, जो आपको कंफर्म कर देता हो कितनी मेल्स जा चुकी है, कितनी मेल नहीं गई, एंड कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ सच कम्युनिकेशन, जो रिकॉर्ड कीप कर सकता है, एड्रेस टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव सच कम्युनिकेशन एट द लास्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द मेंबर। और कहां पर जाएगा नोटिस, लास्ट ईमेल एड्रेस पर, जो लास्ट ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करा मेंबर ने उस लास्ट ईमेल एड्रेस पर हम नोटिस सेंड कर देंगे। सो नोटिस हम भेजेंगे लास्ट ईमेल एड्रेस जो मेंबर का है उस पर, और एक ऐसा सिक्योर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम यूज करेंगे जिससे हम प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो, कितनों को मेल गई है, कितनों को मेल नहीं गई, कितनों को रीसेंड हुई है, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होता हो। और ई गवर्नेंस एंड एमसीए 21 ये बता दे तो बेटा क्या, जैसे हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि हम क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेशन के वक्त रन फॉर्म फाइल करेंगे, फिर स्पाइस फॉर्म फाइल करेंगे INC 32, बट मैंने बताया था आज के टाइम पर करंट स्पाइस प्लस चलता है। वो सारी की सारी बेटा कुछ भी फिजिकल फाइल नहीं होता, सब कुछ क्या होता है फाइल, ये एमसीए की वेबसाइट पर बेटा, एमसीए वेबसाइट, एमसीए का पोर्टल है बेटा, MCA 21 पोर्टल है बेटा, ये MCA 21 के पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होती है, और जितनी भी आप फाइलिंग करते हो सारी ई फॉर्म्स में फाइलिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फाइलिंग होती है, उसके बारे में बताया गया। और इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के आपको फायदे तो पता ही है बेटा, सिंपल है, इजी है बेटा, एक्सेसिबल है, आप इजीली क्या कर सकते हो, फॉर्म कहीं से भी सेंड कर सकते हो और पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये बेटा मीटिंग का पार्ट नहीं, बस लास्ट में बता दिया कि जो भी हम ऑनलाइन जितने भी फॉर्म्स वगैरह भेजते हैं वो सारे एमसी की पोर्टल से ई फॉर्म पढ़े हैं, वहां ई फॉर्म यूज करते हैं। तो ये हमारा बेटा आज मीटिंग का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, और आज की क्लास में हमने गवर्निंग सेक्शन कौन कौन से करे आज हमने गवर्निंग सेक्शन सबसे पहले एजीएम के लिए सेक्शन 96 पढ़ा जो कंपनी एजीएम करवाती है, 97 में हमने एजीएम पढ़ा जो ट्रिब्यूनल करवाएगा, 99 में हमने डिफॉल्ट पढ़ा, पेनल्टी पढ़ी हमने अगर एजीएम नहीं करवाई, ईजीएम हमने सेक्शन 98 और 100 पढ़ा ईजीएम के लिए, और लास्ट में हमने सेक्शन 101 नोटिस के लिए पढ़ा। तो आज हमारा बेटा जो मैंने आज आपको बताया थी कि आज हम क्या क्या कवर कर लेंगे, जब क्लास शुरू हुई थी तो मैंने आपको ये बताया था कि आज बेटा हम दो मीटिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एक बोर्ड मीटिंग और शेयर होल्डर, बट आज की क्लास में जो हो पाएगा वो सिर्फ शेयर होल्डर मीटिंग है, नेक्स्ट क्लास में हम बोर्ड मीटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमने शेयर होल्डर मीटिंग के बारे में कंप्लीट बेटा प्रोविजन पढ़ लिए, अच्छे से बेटा इसको पढ़ लीजिएगा, जो डाउट हो पूछेगा, ठीक है जी। और लॉकडाउन में बेटा अच्छे से अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। हाँ जी, एक और चीज बेटा मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे बेटा डाउट में एग्जाम होंगे नहीं होंगे, एग्जाम पोस्टपोन्ड होंगे या नहीं होंगे। ICSI ने तो बोल दिया अभी तक कोई पोस्टपोनमेंट नहीं है, जो डेट है बेटा उसी डेट पर होंगे। तो बेटा आपको भी तो कंट्री के हालात पता है, कंट्री में जो अभी जो चल रहा है लॉकडाउन अभी भी कंटिन्यू है, तो ICSI को भी तो अरेंजमेंट करने में टाइम लगेगा एग्जाम करवाने में,
और अगर आईसीएसआई ने अभी क्लियर कर दिया है कि हमारे एग्जाम ऑन टाइम पर होंगे, तो बेटा आपको फिर इस पे क्वेश्चन करने का मतलब बनता ही नहीं है। हमसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल वो लोग हैं। अगर कोई बच्चा मुझसे पढ़ता है मेरी कोचिंग में और मुझे फीस देता है, वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कोर्स करना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको कोर्स करवाना। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उस चीज के लिए। तो अगर आईसीएसआई ने बेटा अगर आपका एडमिशन लिया है ना, तो बेटा आपके वेलफेयर के लिए वो दिन रात सोच रहा है। काउंसिल मेंबर पूरी बेटा दिन रात सोच रही है। वेट तो करो 3 मई तक का, जब तक मोदी जी का कोई नेक्स्ट फर्दर लॉकडाउन के लिए डिसीजन ना आ जाए। भाई जो इंस्टीट्यूट काम कर रहा है वो भी तो गवर्नमेंट गाइडलाइंस पे तो काम कर रहा है। ऑल दो पावर काउंसिल के पास है, काउंसिल मेंबर्स के बाद, बट वेट करना चाहिए हमें। अगर आईसीएसआई ने अभी क्लियर कर दिया हमें कि अभी एग्जाम आपके होंगे एज पर शेड्यूल, तो हमें बेटा पढ़ना चाहिए। हम क्यों सोचे कि एग्जाम होंगे नहीं होंगे? अगर हमें क्लियरली बोल दिया गया एग्जाम होंगे तो हमें पढ़ना चाहिए। बेटा आपको ही पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, अगर फर्दर लॉकडाउन कंटिन्यू हुआ तो फिर कैसे हो पाएंगे एग्जाम यार? क्वाइट ऑब्वियस है, फिर अब एग्जाम हो ही नहीं पाएंगे। तो बार बार इस चीज को क्वेश्चनिंग करना, पोस्टपोन होंगे नहीं होंगे, तो उसके लिए बेटा कोई आपके दिमाग में ड्यूअल थॉट आना ही नहीं चाहिए। एग्जाम होंगे, यस होंगे, अगर आईसीएसए ने बोल दिया। एज पर करंट सिचुएशन एग्जाम पोस्टपोन हो जाएंगे अगर लॉकडाउन आगे कंटिन्यू रहता है। आपका काम है बेटा, आईसीएसआई आपके लिए 100% सोच रहा है बेटा दिन रात। अगर उनको 1% भी लगेगा कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो बेटा बिलीव मी आपके सोचने से पहले एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि आप ही से तो बेटा इंस्टीट्यूट चल रहा है। मेंबर जो बन चुके हैं और जो स्टूडेंट जो फ्यूचर मेंबर है बेटा, उन्हीं से तो इंस्टीट्यूट चल रहा है यार। सारी फंडिंग कहाँ से आ रही है? आप ही से तो आ रही है, आपको थोड़े नाराज कर देंगे। तो भाई आप लोगों के लिए दिन रात सोचा जा रहा है, तो आप बेफिक्र रहो, आप पढ़ते रहो, क्लासेस को देखते रहो, एंजॉय करते रहो, अपने घर पे रहो, बाहर नहीं जाना आपको। कोई भी डाउट हो डाउट पूछिए। और अभी के लिए आपके एग्जाम जो है ऑन टाइम ड्यू डेट पर है जो आपके हैं, और उसके अगर पहले कोई नोटिफिकेशन आ जाती तो आईसीएसआई आपको कम्युनिकेट कर देगा। अभी के लिए आप मानकर चलिए आपके एग्जाम है, घर पर आप फ्रीली है, 24/7 आपके पास कोई काम नहीं है, बस आपको पढ़ना है। और आपको क्या करना है, इसके अलावा जो भी एक्टिविटीज है वो करें, घर के जो काम है। तो बच्चों बस एक मैसेज देना था बेटा, आप वरिड ना हो। आईसीएसए पूरा बेटा इस सिचुएशन के ऊपर नजर बनाए बैठा हुआ है, और जैसे उनको लगेगा जो भी सही डिसीजन लेना चाहिए रिस्पेक्टिव डेट पर, वो बिल्कुल डिसीजन लेंगे और बकायदा नोटिफिकेशन भी देंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, एंड थैंक यू सो मच एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।